वेलकम बैक टू ब्लेड इन केटवल। दिस इज आयुष आज एंड आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हैं, बहुत तेज़ी से बदलते हुए समीकरण है, उसके बारे में आपको इसमें अध्ययन करना होता है। इमरजेंसी क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया, उसकी क्या इम्पैक्ट पर है, क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो मैंने इस वीडियो को बनाया है इस तरीके से कि आपको एक ही वीडियो देखना पड़ेगा, वन शॉट वीडियो है, और उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। राइट, तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए और देखने के बाद फॉर रिविजन एंड क्योंकि एग्जाम पास में है तो आपको रिवाइज करना होगा या फिर दोबारा देखना होगा, तो आप पूरे वीडियो को तो देखने नहीं बैठोगे। हालांकि मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है, पर्टिकुलर टॉपिक पर जाना है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो। पूरा वीडियो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पर स्टिल जो नोट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी अवेयर कर सकते हो उन नोट्स को। फ्री नोट्स है, कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं। और साथ ही साथ ब्लेड लर्नर के एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, वहाँ पर भी नोट्स एंड वीडियो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में अवेल करवा दी गई, सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के दरमियान हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। राइट, कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार का क्राइसिस आया था, उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में विषय वस्तु वही इमरजेंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं, किस प्रकार से समीकरण बदलता है। क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ब्लेड एडुकेटेबल हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीज़ें जो है केवल और केवल 1499 रुपये में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के। एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल, देन प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ब्लेड एडुकेटेबल फॉर द जेन्युइन कंटेंट्स ऑन ह्यूमैनिटीज। थैंक यू। देखिए, सबसे शुरुआत की बात करें तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो देखा था, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया, आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, आई होप कि आपने पढ़ा होगा। उसमें हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ी लीडर के तौर पे उभरती है। हालांकि 1967 का जो इलेक्शन था वो उतना बेहतर नहीं रहा कांग्रेस के लिए, बट 1971 का जो इलेक्शन हुआ था ना, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी लीडर के तौर पर राइज करती। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो उस वीडियो को। वो भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 2 चैप्टर को मिक्स करके आ रहा है उसमें। ठीक है, एक तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और दूसरा जो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम है, उन चीज़ों को मर्ज करके। तो आई होप कि आप उसको देख लो। ठीक है, नहीं तो आप चैनल को विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो द्वारा सेक्शन में। एनीवे, तो बैकग्राउंड देख लेते हैं इमरजेंसी से पहले की चीज़ों को। देखो, आप सभी को पता है कि 1971 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ना एक बहुत बड़ी लीडर के तौर पर राइज हुई थी। एक बहुत बड़ी लीडर, एक टावरिंग लीडर जिसको आप कह सकते हो। इनका जो बेस था, राइट, लोगों के अंदर में जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और साथ ही साथ जो 1971 में दिसंबर में बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें भी जो लीडरशिप दिखाया इंदिरा गांधी ने बहुत प्रशंसनीय था। इवन की जो अपोजिशन के लीडर्स होते थे वो भी इनकी प्रशंसा करते थे। इनको देवी दुर्गा का रूप कहा जाने लगा, क्या क्या चीज़ें इनके साथ बढ़ चुकी थी। ठीक है, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। पार्टी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बिटर एंड काफ़ी पोलरिस्टिक होता था। आपको पता है कि 1969 में ही कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक तो हो गया था कांग्रेस वो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था कांग्रेस जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी थी, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट। राइट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिवीजन हो चुका था और दूसरे पार्टीज के साथ भी जो कंपटीशन था काफ़ी ज़्यादा बेटर होता था। मतलब
उससे पहले की स्थिति आप देखोगे तो पार्टी पॉलिटिक्स बेहतर होती थी, ठीक है। ऐसे निजी हमले नहीं हुआ करते थे, ठीक है, उनके नीतिगत हमले होते थे। इस चीज़ को समझो, निजी हमले मतलब आप सामने वाली पार्टी को गरिया रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ अपशब्द कह रहे हो, वो चीज़ नहीं होती थी। नीति के ऊपर क्रिटिसिज्म होता था कि हाँ आपकी पॉलिसीज खराब है, आप में ये शॉर्ट फॉल्स है, ये लूप फॉल्स है, ये सारी चीज़ें। तो वो अब नहीं रहा था। अब धीरे धीरे पार्टी कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बेटर होती चली गई। आज के समय की बात करोगे तो और ही ज़्यादा बड्डाधार है। पर अपोजिशन पार्टीज वो ब्लेम करती थी कांग्रेस को कि आप ना बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो गए। पर्सनलाइज मतलब अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करोगे तो केवल केवल इन लीडर, ये जो व्यक्ति है ना, इनके दम पर कांग्रेस पार्टी का पूरा कह सकते हो जनाधार था, ठीक है। भारत की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हुए हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंदिरा गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। वो सब ऐसे इतने बड़े लीडर्स होते हैं ना कि पार्टी से भी ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसा ही इल्जाम लगता था उस जमाने में कि अपोजिशन पार्टी ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो गई है, वो एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, एक आइडियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करती है। राइट, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था ना किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो अब सोशलिस्टिक पैटर्न पे ज़्यादा होने लगी थी, प्रो पुअर पॉलिसीज उनकी ज़्यादा होने लगी थी। जबकि शुरुआती दिनों में कांग्रेस कैसा था? शुरुआती दिनों में कांग्रेस एक एक रेनबो लाइक इंस्टीट्यूशन था, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। सारी अलग अलग जो इंटरेस्ट के लोग होते थे, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होते थे, सारे इसमें शामिल होते थे। लेकिन नहीं, अब ये पर्सनलाइज हो गया था। और इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, कांग्रेस का जो स्प्लिट है वो 1969 में हो चुका था। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ लिया था। राइट, ये सब कुछ बैकग्राउंड इमरजेंसी के बीच। अब देखो क्या क्या चीजें होंगी। देखो, अब ये एक ऐसा समय था, ये 1970s का जो दौर था वो कुछ ऐसा था, और इवन कहोगे लेट 1960 वो दौर ऐसा था जब ना दो इंस्टीट्यूशन, एक तो हो गया जुडिशरी, ठीक है, एक जुडिशरी हो गई और एक हो गई गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर उसको आप पार्लियामेंट भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते थे। बड़े कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए थे ना कांग्रेस के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आपके जो इनिशिएटिव्स है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का काम ही होता है ना, जुडिशरी का काम ही होता है कि देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसमें जो भी आइडियाज दिए गए हैं, जो भी उसमें प्रोविजंस दिए गए, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा, ये सारी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, सरकार के कुछ इनिशिएटिव मुझे गड़बड़ लग रहे हैं, सरकार जो कुछ कुछ चीजें कर रही हैं दैट आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ है। अब सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है कि भाई साहब, मुझे लोगों ने वोट दिया है, मुझे लोगों ने चुना है, तो मुझे ना अधिकार होना चाहिए कि मैं जो चाहूं वो करूंगी या करूंगा। आप कौन होते हो? आप हमारे चीजों में इंटरफेयर करो, आप डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करो, आप पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को एक तरीके से उस चीज का हनन कर रहे हो। समझ में आ रही चीज? सरकार ये कह रही है कि जनता ने मुझे चुना है ना, जनता ने तो आपको नहीं चुना है। लोकतंत्र में सब सर्वे सर्वा कौन होता है? लोकतंत्र में सर्वे सर्वा होता है जनता। तो जनता ने मुझे चुनकर मुझे पावर में बिठाया है, तो हमें डिसाइड करने दो। आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले हो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ? तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती थी कि सरकार ने बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रही है, और वहीं सरकार ये कह रही है कि आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले हो, हम सुप्रीम है, हमें लोगों ने चुनकर भेजा है, तो लेट अस डिसाइड ना, आप कौन बीच में बोलने वाले हो। तो ये भी चीज देखने को मिलेगी आगे, और ये और खराब होता जाएगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में, ये और ज्यादा पोलराइज है और ज्यादा बिटर होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करते हैं। उस समय के भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की चीज है, किस प्रकार की स्थिति में था। देखो, 1971 के इलेक्शन की अगर बात करें, 1971 का जो इलेक्शन था, तो कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ का। आपको पता है काफी सक्सेसफुल भी रहा था। इंदिरा गांधी ये कहती थी कि बाकी सारे पार्टीज वाले क्या कहते हैं, इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। कितना अच्छा नारा है, सोचो तो। आप अगर उस समय एक वोटर होते तो किसको वोट देते? ऐसी पार्टी को जो कि ये कह रही है कि इंदिरा हटाओ, या फिर एक ऐसी पार्टी को जो ये कह रही थी कि गरीबी हटाओ? तो ये नारा काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, और उस समय गरीबी भी काफी ज्यादा थी, लोगों के पास खाने पीने की सारी चीजें होती नहीं थी, एंड दिक्कतें काफ़ी थी। 1960s का पूरा जो डिकेड रहा था बहुत दिक्कतों वाला रहा था। 1962 में चाइना के साथ लड़ाई होगी, 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, मानसून खराब हो गया,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो 1971 के इलेक्शन की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, काफ़ी फेमस रहा था और इंदिरा गांधी चुनाव जीत भी गई थी उस नारे के कारण। लेकिन वादे हैं, वादों का क्या। इंदिरा गांधी के जो वादे हैं वो दरअसल खोखले निकल रहे थे। ठीक है, कोई सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था। और साथ ही साथ 1971 में ही आपको पता है कि बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था, 1971 में ही बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था, जिसके कारण से बहुत सारे जो लोग थे, करीब 80 लाख लोग बांग्लादेश से भागकर इंडिया में आए थे। बांग्लादेश तो हालांकि बना भी नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान से भागकर इंडिया आ रहे थे, जिससे इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। यूएस गवर्नमेंट ने जितने भी एड थे इंडिया को रोक दिया। अब इसमें यूएस का क्या कंटेक्स्ट है तो समझो, 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें पाकिस्तान को कौन साथ दे रहा था, यूएस, यूके, ये सारे कंट्री साथ दे रहे थे। तो इन्होंने धमकी दिया था इंडिया को कि अगर आप 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो तो मैं आपको जितने भी एड मिलते हैं वो रोक दूंगा। रोक भी दिया गया। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, वो दौर ऐसा था कि देखोगे कि अरब वॉर, अरब में लड़ाइयाँ हो रही थी इसराइल वगैरह सबके बीच में, तो इस कारण से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अरब देश आपको पता है कि वहीं से ऑयल ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर दिक्कतें हैं, तो ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ रहे थे, इससे भी हम लोगों को दिक्कत होता है। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो 1973 में 23% बढ़ गया था, वही 1974 में 30% बढ़ गया था। राइट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कुछ था नहीं, हमारे देश की इंडस्ट्रीज वगैरह बर्बाद ही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई था। और गवर्नमेंट ने इस समय क्या किया था, सरकारी जो नौकर होते हैं, सरकारी जो नौकरी में लोग होते हैं, उनकी जो सैलरीज है उनको फ्रीज कर दिया। देखो इस चीज़ को समझो, सरकारी नौकरी में क्यों जाते हैं लोग, सरकारी नौकरी में इसलिए जाते हैं ना, ताकि जो ये रहे, मतलब सिक्योरिटी रहे, पैसे मिलते रहे, ठीक है, सारी चीज़ें रहे। गवर्नमेंट ने तो उन्हीं की सैलरी फ्रीज कर दी, तो बेचारे वो लोग भी गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, मानसून भी आपका फेल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई। अब मानसून फेल होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो ये सब दिक्कत है, मतलब पूरी इकॉनमी बर्बाद होती जा रही थी, ये सब आप समझ गए हो। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था 1971 के आसपास या 1970 के आसपास या इमरजेंसी से पहले, तो आप ये सारी चीज़ें लिख दोगे कि भाई ये सारी चीज़ें थी हमारे देश में, सब कुछ बढ़वा रही था, सब कुछ बेकार ही, कुछ बढ़िया स्थिति में था नहीं उस समय। उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का इफेक्ट ये पड़ता है कि जो अपोजिशन पार्टीज होते हैं, बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज, वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग जगहों पे। जो अपोजिशन पार्टीज हैं या लीडर्स हैं, वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। जनता, अब देखो जनता का जब पेट नहीं भरेगा ना, तो रास्ते में आ जाएंगी, सड़क पे आ जाएंगी और फिर विरोध करना शुरू कर देगी सत्ता का और सरकार का। तो वही होता है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पर कई सारे जो प्रोटेस्ट हैं, कई सारे जो सभाएं हैं, उसका आयोजन किया जा रहा है। और जो माओइस्ट और नेक्सलाइट्स ग्रुप है, वो भी आर्म्स और इंसर्जेंसी को लेकर आगे बढ़ रही है। देखो इस चीज को समझो कि माओइस्ट और नक्सलाइट्स लोग कौन थे, ये क्या थे, ध्यान से समझो। देखो नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो अभी आपने दो वर्ड पढ़ा, एक था आपका माओइस्ट और एक था आपका नक्सलाइट्स। ठीक है, तो देखो नक्सलाइट क्या होते हैं और माओइस्ट क्या होते हैं। माओ मतलब क्या, माओ का नाम आपने सुना होगा, माओ जेडोंग, चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को जिसने लीड किया था, तो उसकी आइडियोलॉजी पे जो बिलीव करते हैं ना, उनको आप कहोगे माओइस्ट। आपने नेपाल में भी सुना होगा कि नेपाल में माओवादी हैं, तो ये सब वही है माओइस्ट, जो माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। कम्युनिस्ट ही हैं दरअसल, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो उनको आप क्या कहोगे, माओइस्ट। राइट। दूसरा नेक्सलाइट। अब ये नेक्सलाइट्स कौन होते हैं, देखो ध्यान से समझो। 1967 में नक्सलवाड़ी भेजे एक, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर आप मैप पे देख पा रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में एक इलाका है जिस जिस दार्जिलिंग नाम का एक जगह है, दार्जिलिंग नाम की एक जगह है, वहां पर नक्सलबाड़ी नाम का एक गांव है। ठीक है, नक्सलबाड़ी नाम का गांव है। वहां पर एक पीजेंट अपराइजिंग होता है। पीजेंट अपराइजिंग मतलब जो किसान थे, उन्होंने अपराइजिंग किया था, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। बेसिकली दिक्कत उन लोगों को क्या हो रही थी, जमींदार वर्ग थे और जो अपर क्लास के लोग थे, वो उनके जमीनें को छीन लेते थे। उनको आपने पढ़ा होगा ना, अंग्रेजों के समय में ये सारी चीजें कई कई बार हुआ करती थी। और अगर आपने मूवीज वगैरह देखा होगा तो कई बार इन दिक्कतों के बारे में समझा होगा, किसान को किस प्रकार से दिक्कत होती है। चाहे आपने मदर इंडिया देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि किसानों से किस प्रकार से उनको लोन देकर फिर वो लोन को चुकता नहीं कर पाते थे, तो साल दर साल उनके और उनके बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती थी। ठीक है, साहूकारों के पास और जमींदारों के पास। यही चीज़ आपने पान सिंह तोमर अगर देखा होगा तो उसमें भी आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से जो एक
एक नेशनल लेवल का जो एथलीट होता है, जो सेना में भर्ती एक व्यक्ति है पान सिंह, उनको फिर हथियार उठाने पड़ते हैं और उनकी ज़मीनें छीन ली जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब पेजेंट्स को दिक्कत देती है। तो इस कारण से 1967, और तो इकोनॉमिक कंडीशन तो देश का बेकार है, तो 1967 में 1967 में नक्सलवाड़ी नाम के गांव में, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आता है, वहां पर एक पीजेंट अपराइजिंग शुरू हो जाता है। और इसको लीड किया था वहीं के जो लोकल सीपीआई एम के कैडर थे ना। आपको पता है कि सीपीआई एम में एम क्या क्या मतलब है? मार्क्सिस्ट। ठीक है, पहले तो सीपीआई थी, 1925 में सीपीआई नाम की एक पार्टी बनी थी, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये पहले शुरुआती दिनों में ये कांग्रेस के विधि नहीं काम करती थी, 1941 में वहां से अलग हुई थी। और उसके बाद आता है समय 1964 का, जब सीपीआई दो पार्टी में बट जाती है, एक होती है सीपीआई और एक होता है सीपीआई एम। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो वहीं के जो लोकल कैडर्स थे ना, उन लोगों ने इस मूवमेंट को, इस पीजेंट अपराइजिंग को सपोर्ट किया था। देखो, कम्युनिस्ट वाले जो लोग होते हैं ना, वो जनरली सपोर्ट करते हैं किनको? पीजेंट्स को, वर्कर्स को, जो जो गरीब गुरबे व्यक्ति हैं, जो अनप्रिविलेज क्लास हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ था, पीजेंट अपराइजिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के जो लोकल कैडर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। और इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चारू मजूमदार। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये भी लीड कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, एक अलग पार्टी फॉर्म कर ली 1969 में। उन्होंने सीपीआईएम से निकल के एक अलग पार्टी बना ली, सीपीआईएमएल। ध्यान से समझो, सीपीआईएमएल। अब यहाँ पर मार्क्सिस्ट तो है, एल मतलब क्या हो? लेनिनिस्ट, मतलब लेनिन के विचारों पे इससे भी जो प्रभावित है। दरअसल हो किस नहीं रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनके कुछ बड़े बड़े लीडर्स है ना, उन्हीं के नाम पर सारी चीजें हो रही है। कम्युनिस्ट, अगर आप आइडियोलॉजी को देखोगे तो उसमें बड़े बड़े लीडर्स कौन कौन है? कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंजल्स हो गए, राइट। फिर उसको, उसकी अगुवाई करने वाले और जो वायलेंस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा उनका रहा था, उसमें लेनिन हो गए, व्लादिमीर लेनिन, और जोसेफ स्टालिन हो गए। चाइना में जाओगे तो माओ जेडोंग हो गए। तो यही सारी चीज़, तो वो सब उसके लीडर्स है ना, उन्हीं के नाम पर सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या हुआ कि सीपीआई एमएल फॉर्म हो जाता है बाई चारू मजूमदार फॉर्म कर लेते हैं। उन्होंने क्या क्या किया? अब पीजेंट अपराइजिंग है तो अब क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उनसे ज़मीन छीन लेना। ठीक है, उनकी ज़मीनों को छीन लेना और गरीबों में बांट देना, उनकी ज़मीनों पे जाकर लाल झंडा फहरा देते, लाल सलाम करते। ठीक है, और कम्युनिज्म में आप देखोगे तो ज़्यादातर ना वायलेंस की तरफ ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसमें रहता है कि जो गरीब आदमी है, उनको क्या करना चाहिए? वायलेंस के थ्रू अमीर आदमी सबसे सत्ता छीन लेनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, ओ वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव नथिंग टू लूज बट द चेन्स। ठीक है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल दास्ता की जंजीरों। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आप रिवॉल्यूशन करोगे, ऐसी स्थिति में आप विद्रोह करोगे। तो यही आइडिया सब था। इसके कारण से उन लोगों ने वायलेंस का रास्ता अख्तियार किया, और जो जमींदार थे उनसे जमीन वमीन छीना करते थे। ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ ट्राई किया। उस समय के जो वेस्ट बंगाल के इवन होम मिनिस्टर थे एंड ऑल, उन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई किया कि उसको क्रश किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, जो ज्योति बसु थे उन लोगों ने। बट होता कुछ नहीं, ये क्रश नहीं हो पाता है, और ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में और फैलना शुरू हो जाता है। ना केवल वेस्ट बंगाल में फैला था, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, इन सब इलाकों में फैलता चला गया। उसी में से फिर एक और पार्टी निकलती है, सीपीआईएमएल। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसका नाम में अब देखो, सीपीआईएमएल के साथ लिबरेशन भी जोड़ दिया। समझ में आ रही चीज़ें? पहले क्या था? सीपीआई था। ठीक है, उससे फिर निकल के आता है सीपीआईएम। ठीक है, दूसरी पार्टी तो है सीपीआई, तो है। फिर इससे निकल के आता है सीपीआईएमएल, और फिर इससे निकलता है सीपीआई एमएल लिबरेशन। ठीक है, ये निकल, दरअसल इनका ये मकसद था कि हम इनके तरह ना लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम ना डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे एंड ऑल करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये एक नई पार्टी बन के आती, सीपीआई एमएल लिबरेशन करके, राइट। तो क्या इस, या क्या जब सरकार ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, इस मूवमेंट की, नक्सलाइट मूवमेंट को, नक्सलाइट जो समझ में आ गया ना, नक्सलबाड़ी जिले से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको नक्सल मूवमेंट कहते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं। तो क्या इससे शांत हो गया? नहीं, ये शांत नहीं हुआ। ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में फैला, अलग अलग राज्यों में इसका इफेक्ट देखने को मिला। आप देखोगे इस मैप में, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी करंट टाइम की बात करें तो ये करीब 9 स्टेट में फैला हुआ है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में।
और किस इलाके में ज़्यादा है, तो बैकवर्ड एरिया जो है, आदिवासी जो एरिया है, दरअसल मेनली लोगों को दिक्कत होती है ना, समझ में आ रहा है चीज़ें, कि उन्हीं लोगों को दिक्कत है कि बाहरी लोग आते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, वो उनकी ज़मीनों को छीन लेते हैं। जो ज़मीन उनका ज़माने से उनके लिए सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाता था, ज़मीन ही उनके लिए भगवान, घर, सारी चीज़ें होती थी, उसको छीन लिया जाता था। तो उस कारण से आप देखोगे कि इन एरियाज़ में ज़्यादा फैलता है। ये आप इलाके देख, वेस्ट बंगाल हो गया, और ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, नीचे उड़ीसा हो गया, राइट, फिर तेलंगाना वाले इलाके में जाओगे, ठीक है, तो इन सब इलाके में आप देखोगे कि ये फैला हुआ है। फिर कुछ कुछ छिटपुट तो तमिलनाडु, कर्नाटक और जो इलाके हैं इस तरीके के, केरला के भी, तो उन सब इलाकों में ये सारे फैले हुए हैं, राइट। तो नेक्स्ट लाइट मूवमेंट आज भी है, हालांकि उतना ज़्यादा अब नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी ये काफ़ी इलाकों में प्रोमिनेंट है। अगर बिहार की बात करोगे तो जम्मू या और इन सब इलाकों में ये आज भी नक्सलाइट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभुत्व है। झारखंड में भी ऐसा ही कुछ है। रीज़न क्या था, अब आपसे पूछा जा सकता है कि नक्सलाइट मूवमेंट के रीजन क्या होते हैं। तो बेचारे जो आदिवासीज है ना, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वो हथियार ही उठाएंगे। वो तो रिच लैंड ओनर से, लैंडलॉर्ड से, उनसे उनसे चीज़ों को छीनेंगे ना। उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था, बेचारे जो बटाईदार होते, शेयर क्रॉपर्स कौन होते थे, शेयर क्रॉपर्स, देखो समझो इस चीज़ को। जैसे मान लिया आपके पास ज़मीन है, ठीक है, और आपके पास ना समय नहीं है कि आप खेती वगैरह करोगे, या एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो उस समय किसी एक व्यक्ति को आप पकड़ोगे, बोलोगे कि भाई तुमने यहाँ पर खेती वेती करो, और जो भी उपज होगा ना, तो उसमें से 1/3 तुम रख लेना, बाकी 2/3 मुझे दे देना, या फिर 1/4 तुम रख लेना, 3/4 मेरे मुझे दे देना, या आधा आधा बांट लेंगे। तो ये जो एक एक तरह से आप कह सकते हो ना, शेयरिंग होती है। ऐसे लोगों को आप कह सकते हो शेयर क्रॉपर। तो ये हो गया शेयर क्रॉपर, ठीक है, जमीन है जमींदार की, और उस पर खेती और कोई कर रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती थी। शेयर क्रॉपर्स हो गए, टीनेंट्स हो गए, मतलब किराए पर आप जमीन ले रहे हो और उस पर खेती की वेती करते हो। छोटे कल्टीवेटर्स, इन सब का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, काफ़ी ज़्यादा शोषण होता था। बंधुआ मजदूरी करवाते थे, जन्म जन्मांतर तक। उस अगर कोई एक लोन ले लिया तो उसका बेटा पोता सब उसमें उनके यहाँ पर मजदूरी करेगा, राइट। साथ ही साथ आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति आके वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका दोहन कर लेते थे, उनका शोषण कर लेते थे। मनी लेंडर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे, ठीक है, उधार दे दिया, फिर चक्कर में फंसाए हुए हैं, लैंड जो डेट क्राइसिस है उसमें फंसे हुए। तो ये सब रीज़न थे जिसके कारण से ये तस्वीर देखने को मिलती है। ये रीज़न हैं जिनके कारण से ये तस्वीर बनती है और लोग हथियार उठा लेते हैं। इसमें कई सारी महिलाएं वगैरह भी शामिल हैं। यहाँ पर लाल झंडा आप देख रहे हो, नक्सलाइट और माओवादी शक्ति का चिन्ह होता है। तो आई होप कि नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो ये सब हो रहा था इमरजेंसी के समय में। इमरजेंसी से पहले जो है ना, अभी मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि इमरजेंसी से पहले किस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी देश में। तो ये स्थिति बहुत खराब है, और उनके बीच में क्या हो रहा है, एक तरफ जो विरोधी दल है, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज के लीडर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे, हाँ मतलब प्रोटेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जनसभाएं हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो माओइस्ट और नक्सलाइट्स है वो सब हथियार उठा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब के कारण इमरजेंसी लगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुके थे, और उसके इफेक्ट अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था, राइट। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो क्या होता है, देखो गुजरात और बिहार में मूवमेंट स्टार्ट होंगे। देखो गुजरात की अगर बात करें तो जनवरी 1974 में स्टूडेंट जो थे ना, छात्र सब गुजरात में, वो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते। कारण क्या कि भाई खाने पीने के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, जो कुकिंग ऑयल है उसके दाम बढ़ रहे हैं, और जो सरकारी जगह सब है, सरकारी दफ्तर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा करप्शन है। अब ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो जाते हैं रोड पर और विरोध करना शुरू कर देते हैं, और इस मूवमेंट को कहा जाता है नवनिर्माण मूवमेंट, ठीक है। इस चीज़ को समझो, गुजरात में अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये जो सरकार है बड़ी निकम्मी है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, और साथ ही साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। इस समय में गुजरात के ही लीडर थे एक मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई तो इवन जो बॉम्बे एरिया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे एरिया टोटल आपका गुजरात और महाराष्ट्र, अभी के समय में जो गुजरात और महाराष्ट्र देख रहे हो, दोनों को मिला के पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। तो वहाँ के सीएम भी रह चुके हैं मोरारजी देसाई, हालांकि बिलोंग करते हो गुजरात से, तो प्रेजेंट डे गुजरात से। तो मोरारजी देसाई आपको पता है कितना वो इंदिरा गांधी से चिढ़ते थे, इंदिरा गांधी की मेन राइवल थी, इवन की इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था इंदिरा गांधी कैबिनेट से। तो कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये धमकी दिया कि अगर आप यहाँ पर जो सरकार, अच्छा गुजरात में सरकार किन की है, गुजरात में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, ठीक है।
तो उन्होंने, मोरारजी देसाई ने ये धमकी दिया कि अगर ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस कौन सी, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, तो अगर कांग्रेस की सरकार ने यहाँ से इस्तीफा नहीं दिया तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। मोरारजी देसाई ने क्या बोला कि अगर गुजरात की सरकार जो है वो अगर इस्तीफा नहीं देती है और फ्रेश इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाए जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा। और छात्र सब तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नवनिर्माण बाद मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा लोगों का, मोरारजी देसाई का एंड ऑल, तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने फिर रिजाइन किया और दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया। और उस इलेक्शन में क्या होता है, ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। ठीक है, गुजरात में इस तरीके से चीज़ें हुई। इसके अलावा, गुजरात के अलावा आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। बिहार में भी एक मूवमेंट स्टार्ट होता है फॉर द सेम रीजंस, बिकॉज यहाँ पर भी फूड ग्रेन के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे थे। ठीक है, फूड स्कैरसिटी हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, जगह जगह पर करप्शन फैला हुआ था, सरकारें इनकी बातें सुन नहीं रही थी। अगेन यहाँ पर भी कौन कौन सी पार्टी रूल कर रही थी, यहाँ पर भी अगेन कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। तो यहाँ पर भी जो छात्र होते हैं उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को लीड करना शुरू कर दिया, छात्र लोग। अब उनको ना एक मुखिया की जरूरत थी, बेसिकली एक लीडर की जरूरत थी। तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण से बात करा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें लीड करें। ठीक है, कोई भी मूवमेंट तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब उनके पास एक लीडर हो, एक केपेबल लीडर हो। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण से रिक्वेस्ट किया गया। जयप्रकाश नारायण जो थे ना, वो सोशलिस्ट लीडर थे एंड काफ़ी पहले 1955 में ही ये पॉलिटिक्स छोड़ चुके थे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण से बोला गया कि आप कृपया करके हमें लीड करें। जयप्रकाश नारायण भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को लीड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें। मेरी शर्त ये है कि ये वायलेंस नहीं होगा इसमें, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट हम लोग करेंगे, अहिंसा करेंगे। गांधी जी के बहुत भक्त थे और आपको पता होना चाहिए कि 1942 का जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था। एनीवे, तो इन्होंने ये कहा कि ये जो मूवमेंट है उसको ठीक है, हम लीड करने के लिए तैयार है, लेकिन नॉन वायलेंस होना चाहिए। कहीं पर भी आप लोग हिंसा नहीं करोगे तभी हम लीड करेंगे। और दूसरी चीज, ये केवल बिहार तक के लिए सीमित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बिहार में आप लोगों ने कर लिया बस हो गया, नहीं, इसको पूरे देश में फैलाना है। जहां जहां पर चेंजेस की जरूरत है उस चेंज को लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण ने ये डिमांड रखा और ये डिमांड एक्सेप्ट कर लिया जाता है स्टूडेंट के द्वारा। और अब स्टार्ट हो जाता है बिहार मूवमेंट, क्योंकि आगे बढ़ के आप कहोगे इसको संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाता है, संपूर्ण क्रांति कहते हैं इसको, आप बिहार मूवमेंट भी कह सकते हो, बिहार मूवमेंट, राइट। और यही आगे बढ़ के आप कहोगे कि टोटल रिवॉल्यूशन में भी तब्दील होता है, टोटल रिवॉल्यूशन अर्थात संपूर्ण क्रांति। देखिए, इनके बारे में ना आपको, जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको एडेड मटेरियल में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं एक एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा जिसमें सारे जो एडेड मटेरियल है वो आपको पढ़ा दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है। अच्छा, इस समय ना स्टूडेंट सब कौन कौन थे आपको पता है? ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी के समय में आप बड़े बड़े लीडर्स को आप देख रहे हो, जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, रामविलास पासवान हो गए, यही सब उस जमाने के छात्र नेता सब थे। इवन की समाजवादी पार्टी के लीडर हैं मुलायम सिंह यादव एंड ऑल। तो उस समय ये जो मूवमेंट हुआ था, बिहार मूवमेंट और टोटल रिवॉल्यूशन, इस समय यही सब लोग स्टूडेंट थे और लोगों ने इनका साथ दिया था। ये सब जयप्रकाश नारायण के समय के ही है और उसी चीज़ से निकले हुए। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण 1902 में इनका जन्म हुआ था, 1989 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे कि यूथ जो है ना, उनको मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को परस्यू करना चाहिए। एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, और बाद में जब सोशलिस्ट पार्टी अलग हो जाती है, आपको पता होना चाहिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी जो कि कांग्रेस के विधीन हुआ करती थी। लेकिन होता क्या है कि फिर ये अलग हो जाता कांग्रेस पार्टी से और इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बना ली। तो उसके जनरल सेक्रेटरी बने थे, चाहे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। और 1955 में इन्होंने क्विट पॉलिटिक्स को क्विट कर दिया। नागालैंड में जो रिबल्स थे उनके साथ नेगोशिएशन में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। कश्मीर में जो शांति समझौता था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चंबल के डकैतों को सरेंडर करवाने में इन्होंने काफ़ी की रोल प्ले किया था। और इमरजेंसी के समय तो आप देखोगे कि अभी किस प्रकार से वो एक तरह से लोगों की एक होप बन के उभरे थे। और को इमरजेंसी का विरोध करने में इनका बड़ा रोल था और यही मेन थे। इनको इनको ये आप कह सकते हो ये चेहरा थे कि लोग इमरजेंसी को का विरोध कर रहे हैं, तो उसमें लीड कौन कर रहा है, उसमें लीड कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण साहब। ठीक है, ये चीज़ है। बाद में जनता पार्टी जब बनती है तो उसमें भी मेन रोल इन्हीं का रहता है और कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसके बाद इन्होंने ही डिसाइड किया था। एनीवे, ये जयप्रकाश नारायण जी की बात होगी। जयप्रकाश नारायण साहब ने अब
आपने देखा था किस प्रकार से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं लीड करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी थी कि नन वायलेंट होगा और साथ ही साथ ये केवल बिहार तक भी सीमित नहीं रहेगा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अब जयप्रकाश नारायण ने अपना पूरा एक्शन शुरू करा और सबसे पहले उन्होंने बिहार गवर्नमेंट से इस्तीफा मांगा कि उन्होंने बिहार गवर्नमेंट को बोला कि आप इस्तीफा दो, ठीक है, आप बहुत ही बेकार हो चुके हो, निकम्मे हो चुके हो, आपसे सरकार नहीं संभल रहा है, आपसे महंगाई नहीं संभल रही है, करप्शन नहीं संभल रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप डिसमिस हो जाओ, रिजाइन करो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डिसमिस कर दे। लेकिन बिहार गवर्नमेंट बड़ी ढीठ थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जयप्रकाश नारायण किस चीज़ का नारा देते हैं? वो नारा देते हैं टोटल रिवॉल्यूशन का, कि टोटल मतलब संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए, सोशल स्फेयर में भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, सभी तरीके से रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तभी जाकर हम लोगों को एक ट्रू डेमोक्रेसी मिल सकती है। समझ में आ रही चीज़ है? टोटल रिवॉल्यूशन उन्होंने क्यों कहा, संपूर्ण क्रांति क्यों कहा, संपूर्ण पूरा सोशल स्फेयर में भी, इकोनॉमिक स्फेयर में भी और पॉलिटिकल स्फेयर में भी हम लोग को चेंजेस चाहिए। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? चेंजेस चाहिए हम लोग को, इमीडिएट चेंज चाहिए। तो इस चीज़ की उन्होंने डिमांड करी, ठीक। इन सब के बीच में देखो अब रेलवे स्ट्राइक भी होता है 1974 में। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे जो मेन थे, मतलब रेलवे में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उनका एक कमेटी था, उनका एक ग्रुपिंग थी, एक प्रेशर ग्रुप था, जिसको लीड कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो, ये जॉर्ज फर्नांडिस है, जो कि बाद में चल के फिर भारत के रक्षा मंत्री भी बनते। तो जॉर्ज फर्नांडिस है, उन्होंने स्ट्राइक बुला लिया 1974 में। क्यों? क्योंकि उनको डिमांड थी कि बोनस मिलना चाहिए और सर्विस कंडीशन हमारी बेटर होनी चाहिए। रेलवे के जो कर्मचारी थे वो बेचारे परेशान थे, उनको बोनस नहीं मिल रहा है, उनकी सर्विस कंडीशन बहुत खराब है। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी। गवर्नमेंट बोली कि भाई हम लोग आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे, मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, स्ट्राइक किया गया और देश भर में रेलवे रुक गया। करीब 1 से 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में रेल रुक गई थी और ऐसा संकट आ गया था, पूरे देश की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, मतलब रुक गई थी ना, ठहर हो गई थी, इकॉनमी पैरालाइज हो जाएगी। एंड इस चीज़ से फ़ायदा ये मिलता है कि जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को रेज किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो वर्कर्स हैं वो अपनी राइट्स के लिए ज़्यादा अवेयर होते हैं एंड ऑल। आप या तस्वीर में देख सकते हो, जॉर्ज फर्नांडिस को हथकड़ी पहना कर जेल में भेज दिया जाता है एंड ऑल। सरकार तो उनकी बातें नहीं सुनती है, बट होता क्या है कि रेलवे स्ट्राइक नाम की भी एक चीज़ होती है, जिसके कारण से आप देखोगे कि एक सरकार को ब्लो मिला था, सरकार को दिक्कतें हुई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी आएगा। क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ब्लेड और केटेबल हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीज़ें जो है केवल और केवल 1499 रुपये में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के। एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल देन प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ब्लेड और केटेबल फॉर द जेन्युइन कंटेंट्स ऑन ह्यूमैनिटीज। थैंक यू। देखो अब एक और इशू उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था, वो था कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, मतलब जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि वो दौर ऐसा था जब पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते थे। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण से दोनों में कलह मचा हुआ था। सबसे पहला मुद्दा अगर देखें तो वो ये था कि क्या पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज कर सके। देखो हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 368 के अंदर में, आर्टिकल 368 के अंदर में पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो संविधान में कुछ भी फेरबदल कर सके, कुछ अमेंडमेंट कर सके। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या फंडामेंटल राइट को अब्रीज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उस समय की अगर बात करें, इंदिरा गांधी के समय की बात करें, तो हमारे देश में 7 फंडामेंटल, हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी उस समय के लोगों के पास ये एक फंडामेंटल राइट था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था कि आप ना अपनी मिल्कियत रख सकते हो, अपनी जमीन और अपना जो प्रॉपर्टी है उसको कर सकते हो और पार्लियामेंट उस चीज़ को छीन नहीं सकती है। राइट, ये सब इशू था। तो अगर मैं आपको बताऊं उस समय के इवेंट्स के बारे में, तो गोलकनाथ वाला केस था, हुआ था एक, ठीक है,
ये क्वेश्चन बहुत बड़ा मुद्दा था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज कर सकती है ना कि नहीं कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट ये कह रही थी कि मेरे पास क्या है, मेरे पास आर्टिकल 368 है। जुडिशरी कहते थी नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप सब कुछ अमेंड कर सकते हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर दोगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट अराइज हो गया था। एंड एक केस हुआ था जो कि बहुत फेमस केस है, जिसको कहते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, ठीक है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकते हो, फंडामेंटल राइट को कटेल नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। पार्लियामेंट ये कह रही थी कि भाई मेरे पास ना आर्टिकल 368 है, उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ भी अमेंड कर सकता हूँ, लेकिन जुडिशरी बोला नहीं कर सकते। फिर एक दूसरा मुद्दा आया था कि क्या पार्लियामेंट ना राइट टू प्रॉपर्टी को कंटेल कर सकती है क्या अमेंडमेंट करके, क्योंकि एक अमेंडमेंट किया गया था। देखो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको समझो आप। जब ये चीज निकल के आई ना कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकती है, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या चालाकी करा समझो। उन्होंने 3 अमेंडमेंट लाए, ठीक है, उसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 24th के अंदर में ये लिख दिया गया कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है। अच्छा जुडिशरी तुम ये बोल रहे हो कि हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, चलो मैं, या हम सारी चीजें नहीं चेंज कर सकते, चलो मैं एक अमेंडमेंट लाके यही लिख देती हूँ कि मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। ये 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाल दिया गया। मतलब ये जो आप बोल रहे हो, जुडिशरी ये बोल रही है कि फंडामेंटल राइट्स नहीं अब्रीज किया जा सकता है, चलो हम अमेंडमेंट लाके ये लिख देते हैं कि कर सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन था कि क्या पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को छीन सकती है, तो उस स्थिति में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बोला चलो 25th अमेंडमेंट ले आए, और उसमें यह लिख दिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को भी अमेंड किया जा सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करना क्यों जरूरी था उस समय की गवर्नमेंट, और क्यों इस चीज के खिलाफ होती थी। देखो इस चीज आप समझो, अगर आपको सोशल वेलफेयर करना है, इकोनॉमिक इक्वलिटी लानी है, तो आपको ना प्रॉपर्टी चाहिए उस चीज के लिए। जैसे मान लो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, रोड बनाने हैं, डैम बनाने, तो उसके लिए तो आपके पास जमीन होनी चाहिए ना। और जमीन किन के पास हो रहा था उस समय की अगर बात करें, तो लैंड ओनिंग क्लास है या बड़े बड़े जमींदार है, उनके पास लैंड एक्यूमुलेट हो गया है। और जब उनसे लैंड लेने के लिए जाया जाता था, तो उस स्थिति में क्या होता था, वो कहते थे भाई मेरा मेरा अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, आप कैसे ले सकते हो। तो ये चीज है। तो राइट टू प्रॉपर्टी लेने का जो अधिकार था ना, वो वो चाहती थी कि गवर्नमेंट मेरे पास रहे, लेकिन जुडिशरी ने बोला थी नो, कैन नॉट। वहीं तीसरी तरफ ये एक इशू था कि कैन द पार्लियामेंट अब्रीज फंडामेंटल राइट टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, क्या फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने के लिए या फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या डीपीएसपी को लाया जा सकता है, क्या फंडामेंटल राइट को अब्रीज किया जा सकता है डीपीएसपी को इफेक्ट में देने के लिए। अगर आप डीपीएसपी पढ़ोगे, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें सरकार को कुछ डायरेक्शंस दिए गए, कुछ निर्देश दिए गए कि आप ना ऐसा 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 करना। तो उसी में ये लिखा हुआ है कि सरकार को ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए, इकोनॉमिक वेलफेयर करना चाहिए। तो सरकार ये कह रही थी कि देखो मैं डीपीएसपी को फॉलो करवा रही हूँ, और डीपीएसपी को फॉलो करवाने के चक्कर में मेरा, हम आपका फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। इस चीज को समझो, डीपीएसपी को वो ऊपर रख रही है, और उसके थ्रू वो फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर दे रही है। डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है कि आपको ना इकोनॉमिक वेलफेयर करना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना है। अब इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए मुझे राइट टू प्रॉपर्टी लेना पड़ रहा है। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने बोला कि मैं डीपीएसपी को इफेक्ट में डालने के लिए आपका फंडामेंटल राइट छीन रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो माय डियर फ्रेंड, आप वो भी नहीं कर सकते। मतलब ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। क्या फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को अब्रीज कर सकती है। जुडिशरी ने बोला नहीं। क्या पार्लियामेंट डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर सकती है। बोर्ड ने बोला नहीं। अब ऐसे स्थिति में बहुत बड़ा क्राइसिस उत्पन्न हो गया था। और इसी में देखोगे एक बहुत बड़ा केस होता है जिसको हम लोग जानते हैं केशवानंद भारती केस के नाम से। देखो ये जो केस था ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक की सबसे बड़ी जो बेंच है वो इसी केस में बैठी थी, 13 जजों की बेंच बैठी थी। और इसमें क्या हुआ था ध्यान से समझो। देखो केरला में ये केस ना केरला के अगेंस्ट में हुआ था, केरला गवर्नमेंट के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। राइट।
केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंगली ना उसमें यह था कि जो इस लेवल से ज्यादा, उस सीलिंग से ज्यादा जिनके पास जमीनें होंगी, उससे उतनी उतनी जमीन जो एक लिमिट के बाहर होगी तो उसको सरकार ले लेगी। ठीक है, तो एक मठ था, उस मठ की जमीनें काफी सारी ले ली गई थी। तो उस मठ के जो हेड थे केशवानंद भारती, उन्होंने एक केस करा था, और इस केस में इनके जो पैरोकार थे, इनके जो वकील थे, वो नानी पालखीवाला अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत, और उनके बारे में आप पढ़ना कभी, नानी पालखीवाला के बारे में कि कौन कौन से जजमेंट में उन्होंने कौन कौन से केसेस में उन्होंने भागीदारी दी। बट एनीवे, केशवानंद भारती साहब ने केस करा, और केस में बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज किया गया था। उसमें यह भी कहा गया था कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, उसको केरल गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल 19F के अंदर में उनके पास फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, राइट टू प्रॉपर्टी का, वो उनसे लिया जा रहा है। प्लस जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट एक्ट किए हैं। 24th तो मैंने बता दिया कि पार्लियामेंट ये बोल रही थी कि मैं सब कुछ ले सकती हूँ, सारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज कर सकती हूँ। 25th में लिखा था राइट टू प्रॉपर्टी को भी लिया जा सकता है, और 29th में क्या था कि ये जो चीजें थी ना, इसको क्या किया था, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो अगर आप 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हो किसी प्रोविजन को, तो उसके बाद उसको कोर्ट नहीं देख सकते, जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकता है। तो इन सब चीजों को भी चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में। और इस केस में यही दिक्कतें आ गई थी कि यहाँ पर पार्लियामेंट कह रही है कि मेरे पास आर्टिकल 368 है, मैंने अभी यहाँ पर 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट, 29th अमेंडमेंट एक्ट करके मैंने अपने पास सारे पावर ले लिए हैं, तो मेरे पास अधिकार होना चाहिए कि मैं किसी का भी जो फंडामेंटल राइट है वो ले सकूं। बट कोर्ट ने बोला कि नहीं, कोर्ट ने बोला कि मैं जुडिशरी है, मेरी ही बातें मानी जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप लॉ को अपने तरीके से इंटरप्रेट करोगे, ये नहीं कि डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए फंडामेंटल राइट को आप ब्रिज कर दो एंड ऑल कर दो, ये सारी चीजें नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ या मानता हूँ, जुडिशरी ने बोला कि ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आर्टिकल 368 के अंदर में आपके पास कुछ भी चेंज करने का अधिकार है, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज कहां से आ गई? देखो, ये एक नया इनोवेशन था। बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज भारत के संविधान में लिखी नहीं गई है, लेकिन इस केशवानंद भारती केस में जिसका जजमेंट आता है 24 अप्रैल 1973 को, ये वही दिन था जब सचिन तेंदुलकर साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आता है केशवानंद भारती केस का, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की एक बात निकल के आती है। और इसमें मैंने आपको बताया था 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से 7 जज और 6 जज, 7 जजों ने कहा था कि हमारे संविधान में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, कभी भी नहीं चेंज कर सकती। हाँ, मैं मानता हूं कि आप आर्टिकल 368 के अंदर में कुछ भी चेंज कर सकते हो, बट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ आत्माएं हैं। देखो, संविधान की आत्मा होती है, ठीक है, उस आत्मा के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, उसके जो बाहरी आवरण है उसको आप चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था। जब ये पूछा गया कि जुडिशरी आप बताओ कि बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आ गई, तो कोर्ट ने कहा कि देखो, ये केस टू केस बेसिस में हम इसको डिफाइन करेंगे, बट थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे देते हैं। जैसे इंडिया में फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, संविधान में ये चेंज नहीं करा जा सकता है कि फेडरलिज्म या यूनिटरी सिस्टम की तरफ चल जाओ। सेकुलरिज्म नहीं कर सकते हो, डिवीजन ऑफ पावर, ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। ठीक है, इन सब चीजों को कोई भी जो पार्लियामेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो केशवानंद भारती केस में जजमेंट आ गया था बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज। इंदिरा गांधी को बड़ी दिक्कत, भाई वो इंदिरा गांधी तो ये सोचकर आई थी ना कि मेरे पास आर्टिकल 368 है, मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। कोर्ट कह रही है कि नहीं नहीं, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते हो, जो संविधान है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते उनके साथ। इंदिरा गांधी बोली ये क्या मजाक हुआ, मैं अभी तक प्रधानमंत्री नहीं थी तो तब तो बहुत बढ़िया था, तब तो बहुत मजे थे, आप ये कह रहे थे कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आप कह रहे हो कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये क्या नया मजाक है? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को ये जजमेंट पसंद नहीं आया था, राइट। और देखोगे आप तो इस जजमेंट के बाद क्या क्या चीजें होती है। देखो, केशवानंद भारती केस के बाद ही एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला था, दैट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके अपॉइंटमेंट की तारीख आ चुकी थी। अभी मैंने बताया था कि 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस में, और 25 अप्रैल को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सीकरी साहब, उनका रिटायरमेंट होता है। और
रिटायरमेंट के बाद अब एक नया प्रश्न उभर के आता है कि भारत का चीफ जस्टिस कौन होगा। तो अभी तक का ये प्रोविजन रहा था, अभी तक की ये परिपाटी रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होंगे ना, उसमें से जो सबसे सीनियर होगा वो अपॉइंट कर दिया जाएगा देश का अगला चीफ जस्टिस। ठीक है, भारत में क्या प्रोविजन था कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज होते हैं, जैसे अभी की बात करो तो जैसे 34 जजेस हैं। तो अगर मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर कर गए, ठीक है, तो जो सबसे सीनियर होगा ना उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी तक तो यही चला आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ए एन रे साहब, आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हो, ए एन रे साहब, जस्टिस ए एन रे, जिनसे ऊपर 3 जज और थे उनको पीछे छोड़ते हुए, मतलब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए, चलो ये खत्म हो गए, तो अब इनके ऊपर इनमें से बनाना चाहिए था ना किसी को, या फिर आप सबसे जो सीनियर हैं उनको बनाना चाहिए था। नहीं, उस क्रोनोलॉजी में, उस हायरार्की में 4th नंबर पे थे ए एन रे, और उनको बना दिया गया भारत का नया चीफ जस्टिस। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी तक क्या परिपाटी चला आ रहा था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन इस बार जो 4th नंबर का जस्टिस है, जो 4th नंबर का जज है, उसको बना दिया जाता है जस्टिस जयशंकर, मणिलाल सेहलात, ए एन ग्रोवर, के एस हेगड़े को पीछे छोड़ते हुए ए एन रे साहब जज बन जाते हैं। और आपको बता दूं कि केशवरन भारती केस जजमेंट में जो 7:6 के रेशियो में जजमेंट आया था, तो 7 लोगों ने जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी, 7 जजों ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी ना, दरअसल सरकार के खिलाफ तो 7 लोग चले गए थे ना। तो ये जो आप नाम देख रहे हो, जयशंकर, मनीलाल सेहलात, एन ग्रोवर, के एस हेगड़े, ये उन्हीं 7 लोगों में थे, और इसलिए एक तरह से आप कह सकते हो कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको एक तरह से पनिशमेंट दिया और उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया, उसकी जगह पे जो 4th नंबर के जज थे ए एन रे, उनको बना दिया गया एज न्यू जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ में आ गया ये 3 लोगों को सुपरसीड क्यों किया गया? बिकॉज इन लोगों ने जजमेंट दिया था केशवरन भारती केस में, राइट? ओके, सो नाउ मूविंग अहेड। अब देखो होता क्या, एक और बहुत बड़ा इवेंट होता है भारत के इतिहास में। ये पहली बार हुआ था ऐसा कुछ कि भारत की जो प्रधानमंत्री थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ही हटा दिया जाता है, उनका ही जो इलेक्शन है वही इनवैलिड करार दिया जाता है। 12 जून 1975 को एक बहुत बड़ा डिसीजन आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती है 1971 का, वो बहुत ही गलत तरीके से जीती है, आपका ये इलेक्शन इनवैलिड करार दिया जाता है और आपको ये हक नहीं है कि आप भारत के प्रधानमंत्री रह सको। हुआ क्या था? हुआ ये था कि 1971 का आपको जनरल इलेक्शन याद है, 1971 में जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें रायबरेली के सीट से, कहाँ पे, यूपी में एक जगह है रायबरेली, वहां के सीट से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी, इंदिरा गांधी, और उनके जो अपोनेंट थे वो थे राज नारायण, सोशलिस्ट नेता थे राज नारायण। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दिखा भी दिया है, नाम भी लिख दिया है, राज नारायण। अब इंदिरा गांधी, क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थी, 1971 में जब चुनाव हो रहा था उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थी ना वो, तो इंदिरा गांधी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस चुनाव में गलत फायदे उठाए। किस प्रकार के फायदे? जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज किया गया। ठीक है, वहां का जो चुनाव प्रचार जब होते थे ना, तो वहां का जो डीएम है, वहां के जो एसपी हैं, अलग अलग जो लोग हैं, वो सरकारी पैसे से इंतजाम कर रहे थे इंदिरा गांधी के पूरे चीज़ों का। लाउड स्पीकर लग रहा था, टेंट लग रहा था, या उनके सिक्योरिटी में जो लोग आए हुए थे उनका गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा था, प्रचार प्रसार में गवर्नमेंट के पैसों का यूज़ किया जा रहा था। और इवन की जो एक व्यक्ति थे, ठीक है, कपूर साहब, वो दरअसल पूरा नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कपूर नाम था उनका, बेसिकली वो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल जो इंचार्ज होते हैं उनके रूप में काम कर रहे थे, जबकि वो एक गजेटेड ऑफिसर थे, सरकारी व्यक्ति थे, गजेटेड ऑफिसर थे, लेकिन वो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल इंचार्ज के रूप में काम कर रहे थे। ये अपने आप में गलत है, क्योंकि आप किसी भी सरकारी व्यक्ति को अपने पर्सनल काम के लिए, अपने पॉलिटिकल चीज़ों के लिए आप नहीं लगा सकते हो।
मतलब उनके ऊपर चार्ज लगाया गया था कि सी हैड यूज द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन इलेक्शन कैंपेन एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज। इवन कि ये भी चार्ज था कि एयरफोर्स का जो विमान है उसका भी यूज किया गया था, उनको भाषण वाषण देने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये सब चार्ज लगाए गए थे, और ये चार्ज लगाए थे 1971 में। जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, हार गए थे राजनारायण साहब, उन्होंने। ठीक है, तो ये उसी समय किया गया था, 1971 में ये केस किया गया था, और उसका रिजल्ट निकल के आता 1975 में, 12 जून 1975 को। और ये जजमेंट देने वाले बहुत ही बहादुर और काबिल जज थे, जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा। जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा ने ये जजमेंट दिया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, कभी बैठेंगे तो फिर इसके बारे में कभी बताएंगे। तो इन्होंने ये जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी अब एमपी नहीं रह सकते, बिकॉज जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसके हिसाब से अगर आप इस तरीके से अगर चुनाव जीते हो तो आपका इनवैलिड करार दिया जाता है, तो आप एमपी नहीं रह सकते हो, और एमपी नहीं हो तो आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकते हो। इवन की ये भी चीज़ें थी कि आप 6 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ये भी जजमेंट में था इलाहाबाद हाईकोर्ट का। अब इंदिरा गांधी बेतहासा या बदहवास होकर वो भागी भागी गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के पास, और उनको बोला कि ये देखो कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट बोल रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहूंगी, अब मैं कैसे रहूंगी, ऐसे सब करूंगी। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन को वहां पर लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस समय चल रही थी गर्मी की छुट्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि ओपन नहीं हो जाता है सुप्रीम कोर्ट, जब तक हम आपके केस को पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तात्कालिक रूप पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको ये दे देते हैं कि आप एमपी रह सकते हो, लेकिन आप लोकसभा के किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं करोगे, ना ही आप वोट करोगे। ठीक है, आप एमपी रहो, आप प्राइम मिनिस्टर रहो, बट आप प्राइम मिनिस्टर रह सकते हो, लेकिन आप लोकसभा के किसी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ना ही आप उसमें वोट करोगे। तो ये चीज ये उन्होंने बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला कि हम आपके केस को डिसमिस कर दे रहे हैं और आपको बरी कर दे रहे हैं, नहीं, उन्होंने बोला कि हम जब देखेंगे इस केस को पूरे तफसील से, पूरे ब्यौरे से, तब चीजें डिसाइड होगी, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर दे रहा हूं, अभी आपको एक स्टे लगा देता हूं कि आप ठीक है, आप एमपी रह लो, आप प्राइम मिनिस्टर है वो रह लो। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी को पता चल चुका था कि अब दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनके हाथों से अब सत्ता खसकती हुई दिखती जा रही थी। और ये तारीख आप याद रखना, 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। और इसी डिसीजन के बाद अब क्या होता है याद रखना, 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आप रह सकते हो। अब ऐसी स्थिति में देश में जो अपोजिशन है उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि इंदिरा गांधी रिजाइन करो, रिजाइन करो। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर इंदिरा गांधी पर पड़ रहा था कि एक व्यक्ति गलत तरीके से चुनाव जीती हैं, और इवन की कोर्ट ने भी उनको कह दिया कि आप गलत तरीके से जीतो। तो बहुत बड़े लेवल पर डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गया। जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह की डिमांड करी। उन्होंने जो दिल्ली का रामलीला मैदान है उसमें वो जाकर एक बहुत बड़ी सभा को ऑर्गेनाइज करने वाले थे, और साथ ही साथ आर्मी को, पुलिस को और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यही तक कह दिया कि आप सरकार के इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स को मत मानो। ठीक है, सरकार एक तो सरकारी आपकी इलेजिटिमेट है, तो आप उनके जो इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स है उनको आप फॉलो मत करो। इंदिरा गांधी ने क्या किया अब देखते हैं हम लोग। 25 जून, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। देखो, हमारे देश के संविधान में ना आर्टिकल 352 है लिखा हुआ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ध्यान से समझो, ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इमरजेंसी पहली बार लगाया गया, हमारे देश में इमरजेंसी पहले भी लगाया जा चुका है। 1962 में जब चाइना के साथ लड़ाई हुई थी उस समय में भी इमरजेंसी लगाया गया था, ये चला था 68 तक। फिर उसके बाद सेकेंड इमरजेंसी जो है वो बांग्लादेश वाला जो क्राइसिस आया था ना, जिसमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी 1971 में, उस समय में भी इमरजेंसी लगाया गया था, वो इमरजेंसी कंटिन्यू चल रहा था, जिसके बीच में ये इमरजेंसी लगा दिया गया। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये दोनों ही इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगाया गया था, दोनों ही इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की डिमांड लगाया गया था, मतलब एक्सटर्नल थ्रेट के आधार पर लगाया गया, तो उस चीज के आधार पर लगाया गया। लेकिन ये जो 25 जून 1975 का जो इमरजेंसी था वो इंटरनल ग्राउंड पे लगाया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे।
अच्छा, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या? वॉर में तो समझ में आता है कि कोई दुश्मन देश हम पे हमला कर दे, एक्सटर्नल एग्रेशन समझ में आता है कि हमला कर दे। इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या? देखो, ये संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है, ये डिफाइन ही नहीं किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या। और इंदिरा गांधी ने इसी चीज का फायदा उठाया, और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जयप्रकाश नारायण ने यह कहा था आर्मी और पुलिस से कि आप गवर्नमेंट के इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स को ओबे मत करो, उस चीज को मत मानो, क्योंकि सरकार ही इलेजिटिमेट है, सरकार ही गलत तरीके से चुनी गई है। तो इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि हम इसी को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस मान लेते हैं। समझो ध्यान से, इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि मेरे पास एक बहाना मिल गया ना, मेरे पास एक बहाना है। ये देखो जेपी जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ हो जाओ। इंदिरा गांधी ने, अब कोई तो सफाई देनी पड़ेगी ना, तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि जेपी जयप्रकाश नारायण लोगों को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ आने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने लगाया था। इमरजेंसी के समय में होता क्या है, दरअसल जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन पावर, फेडरलिज्म, जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस चीज को खत्म कर दिया जाता है। बेसिकली सारे जो पावर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाते हैं, इंदिरा गांधी के अंदर में आ जाते हैं। और अगर सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है, सारे फंडामेंटल राइट्स की, ये उस समय की बात है। बाद में ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया जाता है और 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और उसको आर्म्ड रिबेलियन रख दिया जाता है, बट वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये इंदिरा गांधी समय की बात है कि आर्टिकल 352 में लिखा था कि आप वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आप इमरजेंसी को लगा सकते हो। और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, स्टे लगाया था, और 25 जून के रात में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस समय के इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करने वाले जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। देखो एक चीज समझो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो जब रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट लगाते हैं इमरजेंसी को। तो ये चीज होती है, तो प्रेसिडेंट का ही सिग्नेचर होता है इमरजेंसी लगाने पर। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने साइन किया था इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स पर, और यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हो नेशनल हेराल्ड की, इंडियन हेराल्ड की है, जिसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। एंड ये भी चीजें लिखी गई हैं कि जेपी, मोरारजी देसाई, आडवाणी, अशोक मेहता, वाजपेयी, सबको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया है। क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ब्लेड और केटेबल हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीजें जो है केवल और केवल 1499 रुपए में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के, एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल देन प्लीज enroll yourself as soon as possible, and you can also subscribe the channel Brain Educatable for the genuine contents on humanities. Thank you. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी इम्पोज कर दिया, और इसके बारे में जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे, जो उनके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उनको भी नहीं पता था। ठीक है, उनको भी अगले सुबह जाकर पता चलता है कि भाई, अगर आप इमीडिएट एक्शन की बात करोगे कि इमरजेंसी लगाने का इमीडिएट एक्शन क्या था, सबसे पहले जितने भी अखबार थे, प्रेस थे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया गया, और जब तक इमरजेंसी के समय में जब सेंसरशिप का जब तक प्रोविजन नहीं आ गया, तब तक ये लाइट उनके डिस्कनेक्टेड रही थी, इलेक्ट्रिसिटी उनका रोक दिया गया। और जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे बड़े बड़े, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, अशोक मेहता हो, मोरारजी देसाई हो, जयप्रकाश नारायण, सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। इसके कॉन्सिक्वेंस की अगर बात कर ले तो एजिटेशन सब रुक गए, देश में जितने विरोध प्रदर्शन थे सब रुक गए, क्योंकि स्ट्राइक और एजिटेशन ये सब बैन कर दिया गया था, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ। अपोजिशन लीडर्स को जेल में भेज दिया गया था। राइट, पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की बहुत टेंस होती चली जा रही थी। सरकार ने सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया था। मतलब सेंसरशिप मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी चीज़ छापने, पब्लिश करने से पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया था। जो प्रोटेस्ट और एजिटेशन सबको डिसअलाउ कर दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स तक को सब सस्पेंड कर दिया गया था।
मतलब फंडामेंटल राइट्स भी आपके पास नहीं थे उस समय में, अगर 1975 की बात करें तो। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिवेंटिव डिटेंशन का किस प्रकार से मिसयूज किया गया उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, दो प्रकार के डिटेंशन होते हैं। डिटेंशन मतलब पुलिस आपको हिरासत में ले लेगी, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूनिटिव प्यूनिटिव डिटेंशन, और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। राइट। प्यूनिटिव मतलब नाम से ही लग रहा है पनिशमेंट के तौर पे आपको मिला है। जैसे देखिए, अगर मैं कोई अपराध करता हूँ, कोई क्राइम करता हूँ, कोई ऑफेंस करता हूँ, तो उस समय में ऑफेंस के बाद मुझे जब डिटेन किया जाता है तो उसको आप कहोगे प्यूनिटिव डिटेंशन, क्योंकि वो ऑफेंस के बाद में किया गया है। लेकिन मुझे अपराध करने की आशंका पे ही अगर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मतलब मुझे अपराध करने से प्रिवेंट करने के लिए अगर मुझे पुलिस हिरासत में ले रही है, तो उस स्थिति में आप उसको क्या कहोगे? उस स्थिति में आप उसको कहोगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ में आया? प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट के तौर पे आपने कोई क्राइम करा है, कोई ऑफेंस करा है, उस स्थिति में आपको पकड़ा जा रहा है। और प्रिवेंटिव के तौर पे मतलब, प्रिवेंटिव मतलब आपको एप्रीहेंशन के केवल बेसिस पे, मतलब केवल आशंका के बेसिस पर कि आप वो क्राइम कर सकते हो, उसी चीज पर कुछ आपको पकड़ लिया जाएगा। तो इमरजेंसी के समय इन प्रिवेंटिव इंटेंशन के कई सारे प्रोविजंस का मिसयूज किया गया, बड़े सारे लोगों को पकड़ा जाता था। गवर्नमेंट ने बड़े सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पकड़ कर जेल में भेज दिया गया था, और लोग हिबस कॉर्पस रिट भी इशू नहीं कर पाते थे। हिबस कॉर्पस रिट क्या होता है समझते हैं। देखो, एक व्यक्ति, एक बहुत ही प्यारा व्यक्ति है चुन्नू लाल। चुनू लाल साहब जो है ना, उन वो बहुत दिल के साफ है। उन्होंने क्या किया? केवल उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा दी। अब गवर्नमेंट को ही पसंद नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पुलिस को भेजकर इनको अरेस्ट करवा दिया। तो अब इनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब ऐसे स्थिति में क्या होगा? चुन्नू लाल या तो अपने वकील के थ्रू या फिर अपने दोस्त रिश्तेदार के थ्रू क्या करवाएंगे? कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, और कोर्ट से ये बोलेंगे, लिखते कि हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट से बोलते हैं कि देखो, मुझे ना गलत तरीके से पकड़ा गया है। तो इस समय हाईकोर्ट क्या करेगा? हिबस कॉर्पस का रिट को, हिबस कॉर्पस के रिट को इशू करेगा। ठीक है, हिबस कॉर्पस के रिट को इशू करेगा। मतलब क्या होता है? हिबस कॉर्पस मतलब होता है टू प्रेजेंट दैट बॉडी। मतलब हाईकोर्ट ये डिमांड करेगा कि वो जो चुन्नू लाल साहब है, उनकी बॉडी को मेरे सामने प्रेजेंट करो। इसका मतलब ये हो गया कि पुलिस को ये बताया जाएगा कि आप उस व्यक्ति को मेरे सामने प्रेजेंट करो। उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि वो डिटेंशन सही था कि नहीं था, एंड ऑल ये सारी चीजें। तो उस समय में हीबस कॉर्पस रिट को भी आप इशू नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिटीजन्स के जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, इसको भी छीन लिया गया था। हालांकि कुछ जो हाई कोर्ट थे वो ये कहते थे कि हाँ, आप इस रिट को इशू करवा सकते हो, हिबस कॉर्पस के रिट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ध्यान बैठो आप लोग, आप हिबस कॉर्पस के रिट को इशू नहीं करवा सकते हैं। मतलब लोगों को पकड़ के जेल में भेज दिया गया था, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये चीज किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट तो कह रही थी, कुछ कुछ हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, इस रिट को इशू करवाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार की जेब में ही थी उस समय में। आपको पता है 1973 में किस प्रकार से, जब ANA का चुनाव हुआ था, तो वो भी सरकार की तरफ से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के तो वो सरकार की जेब में ही थी। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आप इस रिट को इशू नहीं करवा सकते। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन से एक चीज याद आई कि एक एक्ट था जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट था। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और लालू यादव को भी इसी एक्ट के अंदर में बहुत दिन तक पकड़ के जेल में डाला गया था, और लालू यादव ने चीज को याद रखा। और जब उनकी पुत्री होती है, जब उनकी बेटी होती है, तो उनका नाम भी उन्होंने इसी मीसा पर रखा था। मीसा भारतीय, मीसा कुछ नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अब ऐसा नहीं था कि सभी लोग इस चीज को, ये जो ज्यादतियाँ हो रही थी उस समय, जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे थे। बहुत सारे डिसेंट एंड रेसिस्टेंस भी देखने को मिला। जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनको, जिन जो अरेस्ट से बच गए थे, वो अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड होकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, लोगों को मोबिलाइज किया करते थे। बहुत सारे जो अखबार थे उन्होंने सेंसरशिप को प्रोटेस्ट किया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबार है, उन्होंने ब्लैंक पेजेस छोड़ दिए। राइट, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का ये अखबार है, और ये आर्टिकल है जो सरकार को पसंद नहीं आया, तो सरकार बोलती थी कि ये आर्टिकल आप छाप नहीं सकते हो, तो इंडियन एक्सप्रेस उसको ब्लैंक छोड़ देती थी, ये दिखाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि देखो, मैंने तो आर्टिकल लिखा था, लेकिन सरकार को ये पसंद नहीं आया, तो सरकार ने इसको इरेज करवा दिया है, इसको खट करवा दिया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट्स ने ये किया था। कुछ मैगजीन जैसे सेमिनार और मिनिस्ट्री जैसे मैगजीन जो थे, उन्होंने तो अपने पब्लिकेशन को ही बंद कर दिया, कहा कि हम इस देश में जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, तो वहाँ पे हम पब्लिश क्यों करें? ठीक है, ऐसी स्थिति में हम पब्लिशिंग नहीं करेंगे, और इन लोगों ने अपने पब्लिकेशन को बंद कर लिया था।
फिर कुछ जो प्रोमिनेंट राइटर थे उन्होंने अपने अवार्ड को वापस करा। ठीक है, कन्नड़ा राइटर शिवराम कारनाथ उन्होंने अपना पद्म भूषण रिटर्न किया, और हिंदी राइटर जो कि बिहार से थे धनेश्वर नाथ रेणु उन्होंने अपने पद्मश्री को रिटर्न कर दिया। ये एक तरह से प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, जिसको आप जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब जालियांवाला मैसेकर हुआ था तो किस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, तो ये एक तरह से डिसेंट दिखाने का एक तरीका हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही थी, तो एक तरह से एक्ट ऑफ डिसेंट एंड रेसिस्टेंस आप इसको कह सकते हो, राइट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो उस समय में क्या था कि बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर है तो सबको तो जेल में भेज दिया गया, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहुत सारे चेंजेस कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर रही थी। उसमें एक अमेंडमेंट था 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान से समझो इस चीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को ये डिसीजन दिया था कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है ना वो वैलिड नहीं है। ठीक है, इनवैलिड है, मतलब उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, 1971 का चुनाव है गलत तरीके से जीता है, तो ये चीज़ है। अब इंदिरा गांधी ने इसी के कारण आप कह सकते हो एक तरह से कि इमरजेंसी इम्पोज करा, जब 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपको पार्शियल स्टे देते हैं, लेकिन आपके डिसीजन को आपके केस को बाद में देखेंगे। एनीवे, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या डाल दिया गया पता है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये लिख दिया गया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसको जुडिशरी नहीं देखेगी। मतलब अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट आता है तो उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको कौन देखेगा? तो पार्लियामेंट एक अथॉरिटी बनाएगी और वो इस चीज़ को डिटरमाइन करेगी कि उसका जो ये डिस्प्यूट है, उनके इलेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है, क्या वो सही है या नहीं। मतलब चोर भी हम ही और कोतवाल भी हम ही, मतलब चोर भी हम ही और थानेदार भी हम ही, मतलब अगर कुछ डिस्प्यूट है तो उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट था ये प्रीवियस डेट से इसको अप्लाई किया गया। इसका मतलब इंदिरा गांधी का ये जो इनवैलिड वाला एक था ना, कि उनका इलेक्शन इनवैलिड हो गया था, उस चीज़ को उन्होंने रिवोक करने का प्रयत्न किया बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और उन्होंने बीच में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सबको घुसा दिया ताकि ये सब न जाए लोगों को केवल अपने लिए करना है, प्राइम मिनिस्टर। एनीवे, उसके बाद आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज किया गया था, और इतने सारे प्रोविजंस को चेंज करने के कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रोविजंस, अगर आप प्रेम्बल को ही देखोगे तो प्रेम्बल आप अगर पढ़ोगे ना तो उसमें क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो उसमें ये जो वर्ड है सेकुलर, सोशलिस्ट, ये सब वर्ड ना पहले नहीं था, ये सब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही लाया गया। फिर नीचे में आप देखोगे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी वर्ड भी तो प्रेम्बल में नहीं था, ये भी आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही लाया गया। हमारे देश में ना फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। डीपीएसपी में कई सारे डीपीएसपी को उसमें अमेंड किया गया, उसमें एंटर करवाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करी गई, इसलिए इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1976 में आया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में, जब इमरजेंसी चल रही है। और भी कुछ चीज़ है जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल जो 5 साल का होता है उसको एक्सटेंड करके 6 साल कर दिया गया, मतलब, और ये परमानेंट कर दिया गया। ऐसा नहीं कि केवल इमरजेंसी के समय में, अब हमेशा जो होगा ना लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल वो 6 साल का होगा, हालांकि बाद में इसको ठीक कर दिया जाता है, बट एनीवे उस समय तो यही चीज़ें कर दी गई। और साथ ही साथ इमरजेंसी के समय 1 साल के लिए इलेक्शन को सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट इलेक्शन हुआ था 1971 में, अब यहाँ पर 6 साल का टर्म हो गया लोकसभा का, तो 1977, और प्लस 1 साल का पोस्टपोनमेंट इमरजेंसी के समय में, तो अब मतलब कि 1978 में अगला चुनाव होता अगर होता तो ये चीज़ है, इतने समय का उन्होंने पूरा बना लिया था खाता, इतने समय तक अपना गैप रखेंगे, राइट। नाउ इसके बाद देखो, इमरजेंसी जब खत्म होता है, इमरजेंसी कब खत्म होता है? देखो, 25 जून 1975 को ये लागू हुआ था, और 21 मार्च 1977 को ये खत्म हुआ। तो खत्म होने के बाद ना, जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जब नई सरकार बन के आती है, इलेक्शन होता है और जनता पार्टी की सरकार जीत कर आती है, तो उन्होंने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था शाह कमीशन, क्योंकि इसको हेड कर रहे थे जस्टिस जेसी था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनके रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे जेसी था। उनके अंदर में उनको काम ये दिया गया, यहाँ पर आप तस्वीर भी देख सकते हो जेसी साहब की, उनको काम ये दिया गया कि आप पता करो कि इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगाया गया था तो कितने सारे एक्सेसेस कमिट किए गए थे, कितनी ज़्यादा जातियाँ करी गई थी, कितने ज़्यादा मिसयूज़ किए गए थे पावर्स की, इसके बारे में आप स्टडी करो।
इस स्टडी को करने के लिए जेसी साहब के अंदर में कमीशन बिठाया गया था, साह कमीशन, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा और बहुत सारी रिपोर्ट को देखा, बहुत सारे लोगों को विटनेसेस के तौर पे बुलाया, इंदिरा गांधी को भी बुलाया गया था इस कमीशन ने, कमीशन के द्वारा इंदिरा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, राइट, कुछ भी कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो इस कमीशन से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप समझो, एक बड़ा प्रश्न निकल के आता है कि क्या इमरजेंसी ज़रूरी था हमारे देश में, क्या इमरजेंसी हमारे देश में ज़रूरी था। देखो, 1975 का जो इमरजेंसी था ना, वो इसलिए अलग था बिकॉज ये इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे लगाया गया था। देखो, इमरजेंसी इससे पहले भी लगाया गया था, मैंने आपको बताया ना, इमरजेंसी इससे पहले कब, 1962 से 68 तक, जब 1962 में चाइना वॉर होता है, तो उस कारण से इतने समय तक के लिए इमरजेंसी लगाया गया। फिर 1971 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई होता है फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड ऑल, तो ये चीज़ उस समय में भी इमरजेंसी लगाया गया था, जो कि कंटिन्यू ही था, जब बीच में 1975 का इमरजेंसी लगा दिया गया। तो ये जो ऊपर दोनों जो इमरजेंसी है, ये सब एक्सटर्नल इमरजेंसी थे, ये एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम पर लगाए गए थे। लेकिन 1975 का जो इमरजेंसी था, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर लगाया गया था। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सही में देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस था, क्या सही में स्थिति इतनी बेकार थी। तो देखो, इमरजेंसी को सपोर्ट करने वाला आर्गुमेंट देखो, ठीक है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या इमरजेंसी जरूरी था, तो क्या क्या आर्गुमेंट दिए जाते हैं। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या था, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये था कि अपोजिशन पार्टी को ना सरकार को काम करने देना चाहिए। ये क्या बात हुई कि बात बात पर विरोध प्रदर्शन, बात बात पर आप धरना करते रहे हो, ये सारी चीजें गलत बात है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम करने देना चाहिए। इंदिरा गांधी की सरकार को तो लोगों ने चुना है ना, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो लेट देम डिसाइड ना, कि उनको काम करने दो, उनको पॉलिसीज के डिसीजन देने दो। आप बार बार एजिटेशन कर देते हो, बार बार प्रोटेस्ट कर देते हो, इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी में दिक्कत होती है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि सरकार का ध्यान ना बार बार उन्हीं सब चीज़ों पे जाता है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा शांत करना है, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको शांत करना है, तो सरकार अपना कामकाज नहीं कर पा रही है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आती है और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, राइट। इससे क्या होता है कि सरकार अपने कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाती है, और उसका सारा ध्यान यही जाता है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये जयप्रकाश नारायण जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस कारण से दिक्कत हो रही है सरकार चलाने में। और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इंदिरा गांधी तो बहुत गरीबों की मसीहा हैं, गरीबों के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाना चाहती है, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो है ना, अपोजिंग पावर जो है ना, वो केवल विरोध प्रदर्शन करके सरकार के इन प्रोग्राम को लॉन्च नहीं होना देना चाहते हैं। ध्यान से समझो चीज़ों को, वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी की ये साजिश है, वो सरकार तो बहुत अच्छी बढ़िया है, सरकार तो एकदम महात्मा है, सरकार चाहती है कि गरीबों के लिए बेहतर काम करे, गरीबों के लिए अच्छे अच्छे काम करे, लेकिन ये अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन फोर्सेज जो हैं, वो सरकार को काम नहीं करने देना चाहते। और इवन कि इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ये भी कहते थे कि ये मुझे पावर में से हटाने की एक साजिश है, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये दरअसल भारत में लोकतंत्र और इन सब चीज़ों के लिए नहीं हो रहा है, महंगाई सबके लिए नहीं हो रहा है, ये मुझे पावर में से हटाने के ये साजिश है। तो एक साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि क्या था वो आप भी जानते ही। क्रिटिक्स का क्या आर्गुमेंट था, जो इमरजेंसी के खिलाफ बोलते हैं, उनका क्या आर्गुमेंट था, जयप्रकाश नारायण सब का। देखो, वो ये कहते थे कि भारत के इतिहास में ही रहा है कि स्ट्रगल, ठीक है, यहाँ पर लोग स्ट्रगल करते हैं, पॉपुलर स्ट्रगल करते हैं, अपनी आवाज़ें उठाते हैं, तो ये लोगों के राइट्स होते हैं, ये लोगों का अधिकार है कि अगर उनको कुछ भी दिक्कतें होती है, अगर उनके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होते हैं, अगर उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, ये उनका अधिकार होता है। और बिहार और गुजरात का जो एजिटेशन था, वो बहुत ही ज़्यादा नॉन वायलेंट था। तो ऐसा तो था नहीं कि वो वायलेंट हो गया, हिंसा फैल गई, लोगों की अस्त व्यवस्था हो गई और देश खतरे में आ गया, देश का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में आ गया, ऐसा तो है नहीं। बिहार और गुजरात का जो इरिटेशन था, वो बहुत ही ज़्यादा नॉन वायलेंट एंड पीसफुल था। साथ ही साथ अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो लोग ये कहते हैं कि अगर इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो होम मिनिस्ट्री कुछ तो कंसर्न दिखाती, होम मिनिस्ट्री कुछ तो रिपोर्ट में लिखती कि हाँ बहुत सिचुएशन खराब है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा दिक्कत है। होम मिनिस्ट्री ने कोई रिपोर्ट नहीं पेश करी। साथ ही साथ अगर चलो मान भी लेते हैं कि अगर सिचुएशन बहुत खराब था, अगर सरकार को ये डर था कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी, तो आपके पास पुलिस है ना, आपके पास आर्मी है ना, तो आप उसको कंट्रोल कर लेते। ये इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत थी, डेमोक्रेसी को सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा प्रॉब्लम तो देश में नहीं था। दरअसल प्रॉब्लम इसको नहीं था, प्रॉब्लम था इंदिरा गांधी को, उनकी सत्ता जाती हुई दिख रही थी, इसलिए इमरजेंसी लगाया गया था। ये इमरजेंसी के जो विरोध में लोग बोलते हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था उस जमाने में, बट बाद में उन्होंने कंडेम करा जब बाद में लगा कि लोग सही में इमरजेंसी से परेशान है, और इस कारण से मुझे भी लोग बड़ा बुला भला क्या कहते हैं, भला बुरा कह रहे हैं, मुझे भी लोग खराब मान रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, इमरजेंसी बहुत गलत चीज़ है। लेकिन इमरजेंसी के समय में इन्होंने इमरजेंसी का साथ दिया था, इमरजेंसी को सपोर्ट किया। ठीक है, राजनीति यही होती है, जब साथ देने की बात आई तो उन्होंने साथ दे दिया, बाद में बोल रहे कि नहीं नहीं, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। इमरजेंसी के समय और क्या क्या चीज़ें हुई, देखो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, एफिशिएंसी आए, और साथ ही साथ प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे। देखो एक तरह से ना इमेज चमकाने की चीज़ है कि आपने तो बहुत गलत कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप गंगा स्नान कर लो, तो आप सोच ये प्रतीत करवाने की कोशिश करवा रहे हो कि हाँ हम बहुत एकदम पवित्र आदमी हैं, ठीक है, हम बड़े धर्मात्मा हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, इमरजेंसी तो लगा दिया, लेकिन उस समय में अब क्योंकि पुअर्स वगैरह उनके अगेंस्ट में न चल जाए, इस कारण से बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जिसमें एक था 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर वेजेस को रिव्यू किया गया, मैनेजमेंट वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी डाला गया, इवन डीपीएसपी में भी ये सारी चीज़ें डाली गई, बॉन्डेड लेबर को इरेडिकेट करा गया, मतलब बंधुआ मजदूरी को खत्म किया गया। ये किस चीज़ के लिए था, ये इस चीज़ के लिए था ताकि लोगों में अच्छी इमेज जाए और उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहे। और अगर आप देखोगे तो शुरुआती दिनों में जो गरीब लोग थे और मिडिल क्लास के लोग थे ना, वो खुश थे। ठीक है, इमरजेंसी से उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी शुरुआती दिनों में, क्योंकि गरीब लोगों को लगता था कि ये देखो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, और मिडिल क्लास को लगता था कि ये देखो एजुटेशन वगैरह जो होता था, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होता था समय समय पर, तो इससे मेरे पूरा दिक्कत होता है बिजनेस करने में एंड ऑल, पूरा जो सिस्टम होता है उसमें दिक्कतें होती है, तो चलो इमरजेंसी लग गया तो ये सब एजिटेशन और ये प्रोटेस्ट वगैरह खत्म हुआ, तो हमारे लिए बढ़िया चीज़ है। शुरुआती दिनों में तो इसको सपोर्ट किया गया था प्रो पुअर और मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो 20 पॉइंट प्रोग्राम का ये एडवर्टीजमेंट है, इवन कि उस समय मैंडेटरी होता था कि आपको लगाना ही पड़ेगा, राइट, अपने दुकानों में इसका पोस्टर। लेकिन बस ये लॉलीपॉप था, ये बस दिखावे थे, ये बस वादे थे जो प्रोमिस करे गए थे। इवन 20 पॉइंट प्रोग्राम और बाकी सारे जगहों बाकी सारी चीज़ों में कि गरीबों का भला होगा एंड ऑल, ये सब बस प्रोमिस थे, वो फुलफिल नहीं हो पाए। और प्रिवेंटिव टेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, 676 लीडर और करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था, प्रेस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा था, इलेक्ट्रिसिटी उनकी बेचारी की काट दी गई थी, सेंसरशिप इम्पोज कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें उस समय इमरजेंसी के समय हुई, राइट। संजय गांधी के डोमिनेशन के बारे में देख लेते हैं। देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम संजय गांधी, बिकॉज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा उस समय में रुतबा हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ट्रेडिशन में। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते थे। दिक्कत ये है कि जो संजय गांधी है ना, ये कोई भी ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं, ना ही ये एमपी है, ना ही एमएलए है, ना ही किसी मिनिस्ट्री पर है, लेकिन फिर भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, डिसीजन में, ऑर्डर देने में, सारी चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था। साथ ही साथ दिल्ली में डेमोलिशन, दिल्ली में जो इलाके हैं वहाँ पर जो बस्तियाँ थी उनको तोड़ फोड़ कर देना, उनको डिलोकेट कर देना, ये सारी चीज़ों में इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। और साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पर तुर्कमान गेट एरिया के बारे में दिया गया है कि तुर्कमान गेट एरिया में जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, और जमुना जो पहाड़ है, जमुना पहाड़, वहाँ पर वो ज़मीन है, बहुत बेकार सी ज़मीन थी, बंजर सी ज़मीन थी, उसमें उनको भेज दिया गया, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उनके घरों से, उनके उनके इलाकों से जहाँ से वो बहुत सालों से रह रहे थे वहाँ से निकाल कर उनको रख दिया गया। बहुत सारी कहानियाँ, एक बार वो जामा मस्जिद उस इलाके से गुजर रहे थे, उनको जामा मस्जिद नहीं दिखा या उसमें सुंदरता नहीं दिखी, तो फिर उस इलाके में जितने झुग्गी झोपड़ियाँ थे सबको ख़त्म करने का ऑर्डर दे दिया, सबको हटाने का ऑर्डर दे दिया था उस समय। ठीक है, एक जगह तो यहाँ पर क्या हो गया था कि वहाँ पर लोगों ने विरोध कर दिया, ठीक है, लोगों ने कहा कि भाई हम मुगलों के ज़माने से इस इलाके में रह रहे, कहाँ हमको भेज रहे हो, तो फिर पुलिस ने गोली चला दी और कई सारे लोग मारे गए, तो ऐसे भी दिक्कतें हुई थी उस ज़माने में। और साथ ही साथ वो फोर्स स्टलाइजेशन को भी प्रमोट कर रहे थे। स्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, नसबंदी इसको कहते हैं, इसके बाद कोई व्यक्ति प्रोड्यूस करने में, रिप्रोड्यूस करने में, मतलब जो बच्चे को पैदा करने में वो केपेबल नहीं रह जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ का भी खिलाफ मतलब ये चीज़ भी उन्होंने बहुत फोर्सफुली स्टरलाइजेशन को इम्पोज कराया था लोगों को, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। लोगों की स्टरलाइजेशन कराई जाती थी उस ज़माने में, और कई सारे इवन की बहुत सारे लोग भाग जाते थे, और दूसरे इवन की बहुत सारे लोग क्या करते थे कि मोटिवेट करते थे दूसरे लोगों को कि तुम्हें ज़मीन मिल जाएगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, इन सब चक्करों में ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। सो इवन की अगर तुम स्टलाइजेशन करवा लोगे तो तुम्हें यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन
इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, क्योंकि ऐसे लोगों को कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी। ठीक है, तो ये सब संजय गांधी के ये कारनामे हैं, और कई सारे और भी है। जैसे एक बार ना, एक मिनिस्टर ऑफ ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थे उस समय में, आई के गुजराल, जो कि बाद में जाकर भारत के प्रधानमंत्री बनते। तो आई के गुजराल को इन्होंने कुछ ऑर्डर दिया। ठीक है, संजय गांधी ऑर्डर दे रहे हैं आई के गुजराल को, जो कि मिनिस्टर है। तो आई के गुजराल साहब कहते हैं कि भाई आप कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? मुझे प्रधानमंत्री ऑर्डर दे, राष्ट्रपति ऑर्डर दे, ये तो समझ में आता है, मैं एक मिनिस्टर हूँ। लेकिन आप कौन होते हो ऑर्डर देने वाले? ना ही आप किसी पोजीशन पे हो, ना ही आप एमपी हो, ना ही एमएलए हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तो इन्होंने क्या किया, इन साहब ने उनकी छुट्टी कर दी, मतलब बेसिकली उनको पोस्ट से हटा दिया, उस पद से। ठीक है, उनकी जगह पे दूसरे को बिठा दिया। तो ऐसी चीज़ें होती थी। और भी कहानी है, जैसे एक बार ना किशोर कुमार साहब, किशोर कुमार आप जानते हो, गायक जो है, गायक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब कुछ है, लिरिसिस्ट, राइटर है, सारी चीज़ें। तो उनको बुलाया गया, किशोर कुमार को बुलाया गया कि आप आकाशवाणी आओ, मतलब रेडियो स्टेशन, और उसके बाद जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है उसको आप प्रचार प्रसार करो। ठीक है, किशोर कुमार ने मना कर दिया। तो किशोर कुमार के सारे गाने बैन कर दिए गए। किशोर कुमार को ना आकाशवाणी में उनके गाने बजेंगे, ना ही और भी गाने मिलेंगे। ये सारी चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें होती थी, इस प्रकार के उस जमाने में एक्सेसेस होते थे। ठीक है, मनमानी चलती थी, तानाशाही चलती थी। कॉमन पीपल की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ उस समय बहुत कॉमन था। लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था। साथ ही साथ पुअर पीपल को रिलोकेट कर दिया जाता था ज़बरदस्ती, उसके इलाके से हटा कर, झुग्गी झोपड़ियों को ख़त्म करके, तबाह करके दूसरे इलाकों में रिलोकेट कर दिया जाता था। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हो, और इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में क्या स्थिति थी। देखो, 1976 में पी राजन नाम का एक लड़का था, इंजीनियरिंग कॉलेज का, कैलिकट इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो कि अभी एनआईटी बन चुका है। तो उसमें वो लड़का पढ़ता था, अचानक से गायब हो जाता है वो, और उसका जो उसी हॉस्टल में रहने वाला एक और लड़का था, जोसेफ कैली। तो वो दोनों गायब हो जाते हैं। जब ये खबर राजन के पिता के पास पहुंचती है, तो उसके पिता ढूंढने निकलते हैं, जगह जगह पे कोशिश करते हैं, पुलिस में जाते हैं, कोई ट्रेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे जो भी वो कर सकते हैं पिता होने के नाते उन्होंने किया। उन्होंने अ, जो मद्रास के उस समय में चीफ मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात करी, और ये भी पता, सॉरी, मद्रास कह रहा हूँ मैं, केरला के उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात करी। साथ ही साथ केरला के उस समय जो होम मिनिस्टर थे ना, पी करुणाकरन शायद, तो करुणाकरन साहब से भी मुलाकात करी, और उनको ये पता लगा कि करुणाकरन को इसके बारे में जानकारी, बट वहाँ से भी कुछ मिला नहीं इनको। इन्होंने जितने भी एमपीज थे केरला से लोकसभा में, उन सबको चिट्ठी लिखी, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, सबको चिट्ठी लिखी। उनकी माता जो थी, राजन की जो माता जी थी, वो मानसिक रूप से उनका संतुलन खराब हो गया, क्योंकि उनका बेटा बहुत दिन से नहीं मिल पा रहा था। ये हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट ने क्या बोला, या आप वहाँ पर हाई कोर्ट पहुंच के भी कोई फायदा नहीं था, बिकॉज उस समय में जैसा मैंने अभी बताया, ही बस कॉर्पस रिटी नहीं इशू करवाया जा सकता, मतलब हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती थी उस समय में, इस ऐसी स्थिति थी। मतलब कि ये ऐसी स्थिति थी कि कुछ नहीं कर पाएंगे, असहाय। बाद में जब इमरजेंसी खत्म होता है, तब जाकर ये कोर्ट में फिर रेट इशू करवाते हैं, और तब जाकर ये चीज़ें पता चलती है कि दरअसल राजन को पुलिस ने पकड़ लिया था, और उसको एक गेस्ट हाउस में रखा था, और इतना मारा, कस्टडी में इतना मारा कि वहीं पर उसकी मौत हो गई। और उसके बॉडी को फिर कहीं पर गायब कर दिया गया, उसकी बॉडी भी कहीं नहीं मिलता। और ये सारी चीज़ें कब पता चलती, इमरजेंसी के बाद। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी स्थिति, और इसमें ये भी पता चला कि इसमें इन्वॉल्वमेंट था करुणाकरण का, जो कि उस ज़माने में केरला के होम मिनिस्टर। और डिसीजन ये निकलता है कि करुणाकरण ने झूठ बोला, करुणाकरण की सारी चीज़ें पता थी। बाद में जब ये डिसीजन आता है, तो करुणाकरण उस समय केरला के मुख्यमंत्री थे, उनको रिजाइन देना पड़ा। लेकिन क्या ही फायदा रिजाइन देने, एक बेटा, एक छात्र चला, केवल आपकी इमरजेंसी की बात। लेसन ऑफ इमरजेंसी की बात करते हैं। इमरजेंसी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? इमरजेंसी से हमें ये सीख मिलता है कि हमारे डेमोक्रेसी में ना कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेसेस है, ये सब रिवील होके आए। ठीक है, इमरजेंसी से हमें ये पता चलता है, एक को कमजोरी का भी पता चला, और आपने मजबूती का भी पता चला। जब प्रेशर पड़ता है, जब कोई चीज़ बहुत स्ट्रगल वाले दिन आते हैं, तो आपको अपनी कमजोरी और वीकनेस का भी पता चलता है। तो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, स्ट्रगल था। सो क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हमारे देश के संविधान में ना कुछ कुछ ऐसी एम्बिग्यूटीज हैं, और कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, जिसके कारण से गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक हो सकती है। जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी प्रोविजन का मिसयूज करके उन्होंने हमारे देश में इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया ना। इससे हमारे वीकनेसेस पता चले कि हमारी डेमोक्रेसी को कोई कभी भी चाहे तो उसको
सीज कर सकता है, डेमोक्रेसी को खत्म कर सकता है, डेमोक्रेसी की हत्या कर सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ ये पता चला कि चाहे आप थोड़े समय के लिए डेमोक्रेसी को हटा दो, लेकिन भारत अपने आप फिर डेमोक्रेसी में वापस आ जाएगा। मतलब डेमोक्रेसी को यहाँ से भले कुछ समय के लिए आप खत्म कर दो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं खत्म कर सकते, वापस से डेमोक्रेसी आ ही जाती है। क्योंकि देखोगे 75 में जो इमरजेंसी लगाया गया, तो 77 से फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी कंटिन्यू है ना। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है कि आज भी डेमोक्रेसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, कि इससे ना हमारे देश के इमरजेंसी प्रोविजन, हमारे संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसमें जो एम्बिग्यूटी है, उसमें जो अनक्लियरिटी, उसको उसके बारे में पता चला। आप सबको पता है कि जो आर्टिकल 352 के अंदर में 3 चीज़ें लिखी थी ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिफाइन नहीं किया गया था, और इस कारण से इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जेपी साहब जो मूवमेंट कर रहे थे, जेपी साहब जो अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, वो केवल ये कह रहे थे कि सरकार जो है वो इलीगल तरीके से बैठी हुई है, और पुलिस और आर्मी और गवर्नमेंट ऑफिसर है सरकार की डिसीजन को ना मारे। इसी को उन्होंने ग्राउंड मार के, इंदिरा गांधी ने ग्राउंड मानकर वहां पर इमरजेंसी इम्पोज कर दिया था हमारे देश में। तो ये चीज़ है। तो ये एक एम्बिग्यूटी तो है ना, कि आपने डिफाइन नहीं किया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या। तो कोई भी सरकार है, वो किसी भी चीज़ को इंटरनल डिस्टर्बेंस मानकर, अगर मैं चाहूँ कि मैं अभी मान लो कि सरकार के खिलाफ हो जाऊँ, तो हज़ारों लाखों लोग मैं अपने पीछे ले आओ और फिर अहिंसक रूप से एक विरोध प्रदर्शन करूँ, तो सरकार उसको भी इंटरनल डिस्टर्बेंस मान लेगी, उस पर भी लगा लेगी। तो भाई मेरा तो अहिंसक आंदोलन था ना, उस पर लगाने की क्या जरूरत है। तो इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए बाद में फिर इस वर्ड को चेंज कर दिया गया और उसके जगह पे आर्म्ड रिबेलियन रख दिया गया, राइट। उसके जगह पे क्या रख दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन। अभी अगर आपको देश में इमरजेंसी लगाने हैं, तो अभी आपके पास कौन कौन से ग्राउंड है। एक तो आप वॉर के बेसिस पर लगा सकते हो, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन पे, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन। इसके जगह पे पहले क्या था, पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो उसी के ग्राउंड पे ना चीज़ें लगाई गई। एक चीज़ तो हम लोग पता चला ना कि अगर ऐसे एम्बिग्यूटीज रहेंगे तो इमरजेंसी का मिसयूज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन है, मतलब जो लोग अगर हथियार उठा ले तब जाकर इमरजेंसी लगा सकता है। कोई अहिंसक आंदोलन पर नहीं आप इमरजेंसी लगा सकते। हाँ, हथियार उठा ले, सरकार के खिलाफ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए और कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, तब फिर इमरजेंसी लगाया। उसके बाद और क्या, आपको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी लगाया गया था, इंदिरा गांधी ने लगाया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी नहीं पता था। सीधा इंदिरा गांधी ने बोला ओरली, फखरुद्दीन अली अहमद साहब आप लगा दो इमरजेंसी, तो लगा दिया गया। लेकिन अब क्या है कि अब रिटेन में आपको देना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो भी देंगे, केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो का उसमें जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो सब जो है ना, वो रिटेन में एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, तभी जाकर वहां पर इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और ये सारी चीजें कब करी गई, ये करा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है, तो उस समय ये सारी चीजें करी गई। ठीक है। तो अब ये चीज़ पता चला, तो लेसन एक समझ में आता है। उसके बाद सिविल लिबर्टीज की वैल्यू पता चलती है, लोगों को एहसास होता है कि सिविल लिबर्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जब चीज़ आपसे छूट जाती है तो आपको उसकी अहमियत पता चलती है। तो सिविल लिबर्टीज की वैल्यू लोगों को अब जाके पता चली। कोर्ट ने भी बहुत ट्राई किया उसके बाद, इमरजेंसी के बाद से, कि लोगों के सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या, देखो, इमरजेंसी के समय ये देखा गया कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे उनको सरकार कहती है कि सर हेलो पुलिस, तुम जाकर उसको पकड़ के जेल में डाल दो, ये डाल देते। तो मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस समय इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे थे। हालांकि ये सिचुएशन तो आज भी है, आज भी ये लोग एक पपेट के तौर पे सरकार के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो आज भी चलता आ रहा है। तो ये भी चीज़ देखने को मिला इमरजेंसी के समय। हालांकि ये चीज़ें बदल, अब क्या होता है इमरजेंसी के साथ के इमरजेंसी के बाद की पॉलिटिक्स को देखते हैं। लोकसभा इलेक्शन 1977 इलेक्शन डेट को अनाउंस करा गया जनवरी में 1977 में। 18 महीने की इमरजेंसी के बाद इलेक्शन डेट अनाउंस करा गया कि इलेक्शन होगा। इलेक्शन कब होने वाला था, मार्च 1977 में। जो लीडर्स थे, अपोजिशन लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, उन सबको जेल से छोड़ा गया। हालांकि समय कम ही मिल गया, आप जनवरी फरवरी में उनको छोड़ रहे हो और मार्च में इलेक्शन है, तो उनके पास प्लानिंग करने का और पूरी तैयारी करने का कुछ ही समय था। लेकिन उन्होंने बखूबी भी उस समय को यूज़ करा, और अब इलेक्शन होने वाला था 1977 में। करीब 21 महीनों के इमरजेंसी के बाद अब इलेक्शन होगा। कब, मार्च में होगा। अपोजिशन के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करा जिसका नाम रखा उन्होंने जनता पार्टी। जो अपोजिशन पार्टीज थी,
चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी हो, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ हो, जितने भी मेजर अपोजिशन पार्टीज थे उन्होंने क्या किया, सब साथ में आ गए, क्योंकि सबका एक ही मकसद था, इंदिरा गांधी को हटाना है, कि सब सताए हुए लोग हैं। और इसके जो लीडर थे जनता पार्टी के, वो जयप्रकाश नारायण थे। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर भी छोड़कर उसमें से इसमें आ गए। ठीक है, कुछ कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने एक अलग पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम के अंदर में। हालांकि बाद में ये भी पार्टी जनता पार्टी में ही मिक्स हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो उनका मेन स्लोगन था डेमोक्रेसी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इंदिरा गांधी बहुत खराब थी हैं और उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। तो जो कैंपेनिंग होती थी, लोग सबसे जो प्रचार प्रसार करवाया जाता था, लोग सब के सामने जब प्रचार प्रसार होता था, तो उस समय यही बातें निकल के आती थी, इंदिरा गांधी का नॉन डेमोक्रेटिक रूल है, बहुत सारे एक्सेसेस करा उन्होंने, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था, प्रेस को देखो उन्होंने सेंसरशिप लगा दी, कुछ भी छापने नहीं दे रहे। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता था। ठीक है, इवन कि आपको पता है कि कांग्रेस वो भी एक पार्टी थी ना, कांग्रेस वो, ठीक है, कांग्रेस आर तो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, कांग्रेस वो भी थी, ये भी मिक्स हो गई थी इसी जनता पार्टी में। तो इस तरीके से सारी चीजें हो रही। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 1977 का इलेक्शन रिजल्ट किस प्रकार का रहा। तो जैसा कि सभी लोगों को पता था कि कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव हारने वाली है, कांग्रेस पार्टी लोकसभा का जो इलेक्शन है उसको हार गई। इसको केवल केवल 154 सीट्स मिले, और ये पहली बार होने वाला था कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार है वो सत्ता में आने वाली थी। कांग्रेस चुनाव हार गई थी, लोकसभा का इलेक्शन हार गई थी। अगर आप बिहार की बात करोगे, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत नहीं मिली थी, एक भी सीट नहीं मिला था लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करोगे। तो वहीं राजस्थान और एमपी की बात करोगे तो एक एक सीट मिला था केवल। तो ऐसी स्थिति आ चुकी थी कांग्रेस की। ऐसी स्थिति आप समझो 1977 के इलेक्शन में हुआ था। इंदिरा गांधी जो थी, वो अढ़ाई बरेली से चुनाव लड़ी थी, वो भी चुनाव हार गई। संजय गांधी, उनके जो बेटे थे, अमेठी से चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव हार गए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस अखबार की कटिंग को, तो आपको पता चलेगा कि वही चीजें लिखी हुई, कांग्रेस फेसेस डिफीट, डिफीट, इंदिरा आउट, संजय गांधी ट्राउंस, जनता पार्टी स्वीप्स पोल इन नॉर्दर्न स्टेट। मतलब क्या हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो नदर्न स्टेट में हारी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में बहुत सारी सीट्स को इसने रिटेन कर लिया था। इस चीज को आप समझो ध्यान से। अगर आप इस मैप को देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स है ना, इसमें जनता पार्टी को बेतहाशा वोट मिले थे, बहुत ज्यादा जीत मिली थी। ठीक है, लेकिन अगर आप सदर्न इंडिया की बात करोगे, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करोगे, कर्नाटका की बात करोगे, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के कुछ एरियाज की बात करोगे, इन सब एरिया में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा था। राइट, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर, अगर इमरजेंसी लगा था, सभी लोग गुस्सा थे इंदिरा गांधी से, तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ इंडिया में ही क्यों जनता पार्टी जीती, साउथ इंडिया में क्यों नहीं, साउथ इंडिया में क्यों कांग्रेस पार्टी को जीत मिल गई? तो इसका जवाब ये है कि जो इमरजेंसी का इम्पैक्ट था वो सभी जगहों पे एक जैसा नहीं था, सभी स्टेट में एक जैसा नहीं था। जो आपने देखा कि फोर्स रिलोकेशन होता था अलग अलग जगहों पे, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर उनको भगा दिया जाता था अलग अलग जगहों पे, या डिस्प्लेसमेंट होता था, या जबरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी जाती थी, स्टेशलाइजेशन हो जाता था, करवाया जाता था, वो सब नदर्न स्टेट में था। साउथ इंडिया के स्टेट में इमरजेंसी का उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया की जो मिडिल कास्ट जो थी ना, जो एक जमाने में कट्टर कांग्रेसी होती थी, बहुत श्रद्धा रहता था कांग्रेस पे, वो सब अब जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने लगी। मतलब उनका फेवर अब जनता पार्टी की तरफ होने लगा। वो जो कांग्रेस पार्टी के जो भक्त लोग थे, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक लोग थे, वो सब अब जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो इसके कारण से नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है और जनता पार्टी जीतती है। वही साउथ इंडिया में कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुत सारे सीट्स को बचाने में कामयाब रहती है। राइट नाउ, अब ये चुनाव जीता किनके द्वारा? जनता पार्टी के द्वारा। जनता पार्टी ने 330 सीट जीते, 542 सीट्स में से 330 सीट जनता पार्टी ने अपने नाम कर ली, जनता पार्टी और उनके अलाइंस ने अपने नाम कर लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था, यहाँ पे पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हो गई। ठीक है, सरकार तो भले जनता पार्टी अब बनाने वाली थी, लेकिन अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसके लिए कलह मचना शुरू हो गया। तीन कंटेंडर थे। राइट, सबसे पहले मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई बहुत समय से सपना पाले हुए थे कि भारत के प्रधानमंत्री हम बनेंगे। ठीक है, 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री को मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी को चुना गया, तो उस समय भी इनका बड़ा मन था कि हम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मोरारजी देसाई जो इंदिरा गांधी के बहुत बड़े राइवल थे, कांग्रेस ओ के लीडर थे, इससे पहले वो बॉम्बे के सीएम में रह चुके थे, इंदिरा गांधी से बिल्कुल नहीं इनकी बनती थी, तो ये बनना चाहते थे प्रधानमंत्री। वहीं दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह थे, किसान नेता थे, भारतीय लोक दल के लीडर थे।
ये भी बनना चाहते थे प्रधानमंत्री। और तीसरे जो कंटेंडर थे वो थे जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को होल्ड कर चुके थे, बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस में। इवन कि जो नेहरू जी की कैबिनेट थी उसमें जो सबसे पहले कैबिनेट थी उसमें ये लेबर मिनिस्टर भी थे। तो बड़े बड़े पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति जो हैं, अब वो पॉलिटिकल राइवलरी उनके बीच में शुरू हो जाती है कि हमें बनना है प्रधानमंत्री, तो हमें बनना है प्रधानमंत्री। लेकिन जो डिसीजन है वो फेवर में जाता है मुरारजी देसाई के, क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी पसंद थे मुरारजी देसाई, और फाइनली यही डिसाइड हुआ कि मुरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और बाकी जो दो नेता थे जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, वो बनेंगे भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो देखो, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में होने वाला था कि एक नन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था। इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए सारे वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो मुरारजी देसाई नया रिकॉर्ड बनाते हैं बेसिकली, और भारत के पहले नन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन जनता पार्टी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री बने, ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए थे। क्यों? कारण समझो इस चीज का। जनता पार्टी का ना कोई विजन नहीं था, कोई कोई ऐसी उनकी बड़ी पॉलिसी नहीं थी। वो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में जनता के सामने प्रेजेंट नहीं हो पाए। राइट, उनका मेन मकसद क्या था कि इंदिरा गांधी को कुर्सी में से खींचना है, इंदिरा गांधी को पावर में से हटाना है। कोई बड़ा विजन लेके थोड़ी आए थे कि इस प्रकार से हम भारत देश को ले जाएंगे, इस प्रकार की हमारी पॉलिसीज होंगे, इस प्रकार के हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ऐसा तो था नहीं। दरअसल उनका मेन मकसद था इंदिरा गांधी को पावर में से हटाना। और दूसरी चीज आप ये समझो कि इनकी पार्टी के अंदर में बहुत ज्यादा कला होता था। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री के पद पे कौन बिठाएगा, इसके लिए कलह मचा हुआ है। ठीक है, अलग अलग जो लोग हैं वो इस चीज में लगे हुए हैं। राइट। तो एक पैच वर्क ही था बेसिकली। जनता पार्टी ना बहुत सारी अलग अलग पार्टीज का मिक्सचर था। अलग अलग पार्टी, जैसे आप जनसंघ के देखोगे लीडर को, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर को देखोगे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे अलग अलग जो पार्टीज के लीडर है सब उसमें मिले हुए हैं। तो उनकी आइडियोलॉजी भी मैच नहीं करती, तो इसके कारण उनके बीच में कलह मचा हुआ रहता है बहुत। और सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ पा रही है। राइट, इनमें डायरेक्शन की कमी थी, और साथ ही साथ इनकी कोई नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। और इसके कारण से ये होता है, आंतरिक कलह के कारण 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। तो जो 24 मार्च 1977 को ये प्रधानमंत्री बने थे, वो जुलाई 28 1979 को ये प्रधानमंत्री पद को त्यागना पड़ता है। इनकी सरकार गिर जाती है। उसके जगह पे प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। अब इनका कान फूंक दिया कांग्रेस ने बोला कि अच्छा, आप बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, चलो मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। तो कांग्रेस के सपोर्ट से चरण सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन बाद में कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया, और चरण सिंह की जो सरकार थी वो केवल 6 महीने तक ही सर्वाइव कर पाई, उनकी सरकार गिर गई। मतलब 28 जुलाई 1979 को जो प्रधानमंत्री बने थे वो जो जनवरी है 1980 में उनकी सरकार गिर जाती है। अगेन यहाँ पर क्या होता है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस कि अब क्या होगा। देन अब दोनों सरकार गिर गई है, तो ऐसी स्थिति में भारत में नया चुनाव करवाया गया, और उस चुनाव में क्या परिणाम निकल के आते हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पर इंदिरा गांधी पावर में वापस आ जाती है, जनता पार्टी इलेक्शन हार जाती है, और भारत की नई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ये केवल 3 साल का गैप था, 1977 में मोरारजी देसाई बन गए थे, 3 साल का गैप मिला, वापस से इंदिरा गांधी पावर में आ चुकी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक ऐसी सरकार जो कि केवल केवल झगड़ालू प्रवृत्ति की हो, अनस्टेबल हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसे स्थिति में जनता उसको सबक सिखाएगी। एज ए सिटीजन आप सोचो, एज अ वोटर सोचो, आप उस पार्टी को वोट दोगे जो कि केवल झगड़ा कर रही है, जिनमें कला मचा हुआ है, जिन पर कोई एक डायरेक्शन नहीं है, कोई एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं है? ठीक है, आप तो नहीं दोगे ना उनको। तो उसकी जगह पे क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों ने एक पावरफुल एंड स्टेबल गवर्नमेंट को वोट करा, और इंदिरा गांधी वापस से चुनाव जीत जाती है। तो एक तरह से ये लेसन समझ में आता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि अनस्टेबल हो, क्वारलसम हो, तो उसको वोटर्स पनिश करते हैं, और जनता को चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट, और इंदिरा गांधी के रूप में उनको वही ऑप्शन था उस समय में, और इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती। मतलब 3 साल का गैप मिला, वापस से इंदिरा गांधी पावर में आ गई। राइट। अब हम लोग बात करते हैं लीगेसी के बारे में। देखो, इस पूरे चैप्टर के दरमियान और इवन के पिछले चैप्टर में भी आपने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, तो क्या बातें निकल के आती है। देखो, लीगेसी के बारे में डिस्कस करें तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ना शिफ्ट हो चुकी थी। ठीक है, कांग्रेस जो एक समय में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब कई अलग अलग विचारधाराओं के लोग, कई अलग अलग इंटरेस्ट के जो लोग थे वो उसमें शामिल थे। अब कांग्रेस किस प्रकार की पार्टी हो गई? केवल केवल सोशलिस्ट पार्टी, केवल केवल सोशलिस्ट आइडिया को लेकर चलने वाली प्रो पुअर पार्टी बन चुकी थी। ठीक है, एक जमाने में रंग बिरंगे रेनबो ऑर्गेनाइजेशन होता था, सभी को साथ में लेकर चलने वाली एक पार्टी हुआ करती थी। अब ये केवल सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी बन चुकी थी। तो ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी में सिर्फ देखने को मिला। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी ना केवल नन कांग्रेसिज्म वाले फैक्टर पर रिलाई करते थे। अपोजिशन पार्टी ना
के पास कोई बड़ा एजेंडा नहीं था, कोई बड़ी पॉलिसी नहीं थी, कोई एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाया। उनका मेन मकसद यही होता था कि कांग्रेस को सत्ता में से हटाना, तो वो कांग्रेस की टांग खींचने में ही केवल लगे रह गए। तो ये भी चीज़ देखने को मिला कि उनका कोई बड़ा एजेंडा, कोई बड़ी पॉलिसी नहीं थी, वो केवल कांग्रेस को हटाने की फिराक में लगे रहते थे। साथ ही साथ आप देखोगे 1977 के बाद जो इंडिया के पॉलिटिक्स है उसमें बैकवर्ड क्लास का जो मुद्दा है वो काफ़ी प्रॉमिनेंट होता चला जाएगा। आप देखोगे 1977 में जब मुरारजी देसाई की सरकार आती है, तो फिर 1978 में एक कमीशन की स्थापना करी जाती है, मंडल कमीशन जिसको कहते हैं, जिसको हेड किया था बीपी मंडल ने। ठीक है, इसके बारे में अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। देखो, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तो ये मुद्दा काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था। बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर की गवर्नमेंट थी, कर्पूरी ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया था। तो ये मुद्दा ना काफी ज्यादा अब नेशनल पॉलिटिक्स में अब डोमिनेट करने लगा था, और ये बातें उठने लगी थी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भी जगह दी जानी चाहिए। तो इस चीज के लिए ना मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल कमीशन बिठाया था। बीपी मंडल उस कमीशन के हेड, हालांकि इस कमीशन को का ऑफिशियल नाम है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, लेकिन क्योंकि बीपी मंडल हेड थे तो इसको मंडल कमीशन कहा जाता है। तो इसको काम क्या दिया गया था? इनको काम ये दिया गया था कि आप स्टडी करो कि भारत में अभी भी कौन से ऐसे कास्ट हैं जो कि आज भी पिछड़े हुए हैं, सोशली एंड एजुकेशनल रूप से कौन कौन से कास्ट आज भी पिछड़े हुए हैं, और उस चीज को सुधारने के क्या तरीके हो सकते हैं या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो बीपी मंडल साहब ने पूरा लिस्ट तैयार करा कि ये कास्ट अभी काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, और इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को रिजर्वेशन देना चाहिए, लैंड रिफॉर्म करना चाहिए ना। तो रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन का इन्होंने रिकमेंडेशन किया। 1980 में उन्होंने रिपोर्ट भेजा, लेकिन क्योंकि 1980 में तो सरकार ही गिर गई थी, तो काहे के इनका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होगा। और ये एक्सेप्ट होता है इन द ईयर 1990 में, जब वीपी सिंह के अंदर नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है, तब जाके इनका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होता है। लेकिन आप देखोगे कि 1977 के बाद जो ये ओबीसी का मुद्दा था, ये भारत की राजनीति में बहुत 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 ज़्यादा इशू, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता चला गया, बहुत ज़्यादा मेन इशू में से एक था, राइट। उसका महत्व बढ़ता चला गया, राइट। फिर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बारे में। देखो, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में आपको फाइट देखने को मिला था, इंदिरा गांधी के समय में भी यही देखने को मिला था कि पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है उनके बीच में फाइट हो रहा है, कई इशूज पे कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले ना भारत के जो प्रधानमंत्री थे, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ जो सीजीआई हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सब किसी एक वो दोनों ही किसी एक सम्मेलन में थे। तो वहां पर सीवी रमना ने कहा था, ठीक है, चीफ जस्टिस जो एनवी रमना है, उन्होंने इस चीज के बारे में कहा था कि जो जुडिशरी है और पार्लियामेंट है, दोनों को अपनी अपनी हदों में रहना चाहिए। जुडिशरी का काम क्या है कि लॉज को देखना कि क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या जो इंटरप्रिटेशन है वो सही है कि नहीं। और दूसरी तरफ सरकार, पार्लियामेंट का जो काम होता है वो होता है लॉ बनाना। तो दोनों अपने अपने कामों को अपने हिसाब से ठीक ढंग से करें। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक चीज़ें होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट जुडिशरी के मैटर में इंटरफेयर करे और जुडिशरी इस चीज़ में मैटर में इंटरफेयर करे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट एक सही चीज़ नहीं होती। आप अलग अलग मुद्दों के लिए लड़ रहे हो। आपने देखा था ना, इंदिरा गांधी के समय में कई सारे मुद्दों पर पार्लियामेंट और जुडिशरी एक दूसरे से लड़ रही, तो वो भी चीज़ देखने को मिला। पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो जो हमारी पीएम थी, वो ऑटोक्रेटिक रूल बन गया था उस समय में, कि भारत की जो प्रधानमंत्री है ना, वो तानाशाही जैसा बिहेव करने लगी, तो उनका रूल ऑटोक्रेटिक हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ था। साथ ही साथ इमरजेंसी के समय ना, देखो इमरजेंसी ना क्यों हमारे संविधान में लिखा गया है, इमरजेंसी इतना ही बुरा है तो क्यों हमारे संविधान में लिखा गया। देखो, इमरजेंसी का प्रोविजन ना हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वेमर रिपब्लिक से। ठीक है, जर्मनी का जो वीमर रिपब्लिक है, वहां से हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजन लिए। देखो, इमरजेंसी प्रोविजन इसलिए डाला गया हमारे देश के संविधान निर्माताओं के द्वारा, या हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स हैं उनके द्वारा, कि ये ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन में ही यूज करा जाना चाहिए, जैसे लड़ाई हो गई, जैसे बहुत सारी और भी चीजें हो गई। तो ऐसे स्थिति में आपको एक स्ट्रांग गवर्नमेंट का होना जरूरी है, एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो इस सब चीजों के लिए यहाँ पर ना इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसमें रूल ऑफ लॉ का फॉलो नहीं किया गया, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, कानून का शासन फॉलो नहीं किया। जैसे आपने देखा था ना, फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सब भी छीन लिए गए। ये क्या बात हुई? आप इमरजेंसी को तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी को आप लागू कर लो अगर बहुत दिक्कत है, लेकिन उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ साथ वो भी चीज़ें रूल ऑफ लॉ के अंदर में होना चाहिए ना। आज के समय की अगर बात करोगे तो आज ना
इमरजेंसी लग भी जाए तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपके खत्म नहीं होते हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो सबसे मेन फंडामेंटल राइट है, वो आपका वायलेट नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है। वायलेट मतलब वो खत्म नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। हिबस कॉर्पस रिट वगैरह ये सारी चीज़ें इशू करवा सकते हो। तो ये चीज़ है कि मतलब क्या हो गया कि इमरजेंसी भले आप यूज़ करो लेकिन रूल ऑफ लॉ के अंदर में आप उसको यूज़ करो, तभी सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कि मास मूवमेंट का जो रोल है वो भी एक बहुत बड़ा इशू था, जो कि इमरजेंसी के समय देखने को मिला कि लोग जनता जो थे वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी अलग अलग इशूज के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिससे आपने देखना था जयप्रकाश नारायण ने बिहार मूवमेंट एंड अलग अलग जगहों पे इस मूवमेंट को टोटल रिवॉल्यूशन का रूप दिया था। राइट। साथ ही साथ एक टेंशन क्रिएट हो गया इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी और स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन पर बेस्ड जो डेमोक्रेसी होती है उसके बीच में। ध्यान से समझो ये क्या होता है। इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। जैसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, लोग सब जो थे ना, बहुत सारे अलग अलग लोग, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे। तो इनका डिसीजन माना जाए या ऐसे लोग भीड़ जो है उनका डिसीजन माना जाए, ये बहुत बड़ा इशू होता है। क्या इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी, जो लोगों के द्वारा फॉर्मल तरीके से चुनी हुई सरकार है उनके डिसीजन को माना जाए, उनको डिसीजन लेने का पावर दिया जाए, या फिर लोगों को दिया जाए। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी कुछ सालों पहले ना बीजेपी गवर्नमेंट ने, हाल की जो एनडीए गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, फार्म बिल लाया, ठीक है। किसानों के लिए कानून लेके आए बहुत सारे, ठीक है। लेकिन किसान लोग इससे नाखुश हो गए, वो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर, दिल्ली पंजाब बॉर्डर, इन सब जगहों पे बैठ गए, आप सभी को पता ही है। और कई एक्सट्रीम सिचुएशन भी आ गई थी जब रिपब्लिक डे पर वो लाल किले पे पहुंच गए एंड ऑल। तो ये सारी चीजें, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं ना। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि क्या सरकार जिसको लोगों ने चुना है उसको डिसीजन लेना चाहिए, इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी को डिसीजन लेना चाहिए, या लोग खड़े हो गए हैं तो उनके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर वैसे ही आप सीए एनआरसी वाले मुद्दे पर देखोगे तो यही हुआ ना, सरकार ने डिसीजन लिया और इसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। तो क्या इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, या फिर डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर मूवमेंट के लोग विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दे और उस चक्कर में उनके डिसीजन को माना जाए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके कुछ प्रोज भी हैं कुछ कॉन्स भी। ठीक है, अगर मान लो कि सरकार ना बहुत गलत कर रही है, सरकार जो है इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी है ये बहुत गलत कर रही है, उस समय तो समझ में आता है कि हाँ, लोगों के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा है उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। लेकिन अब हर एक मुद्दे पर सरकार जो डिसीजन ले रही है, हर एक मुद्दे पर भीड़ इकट्ठा कर लोगे। सरकार मान लो कि कल कोई नियम लाती है, अब मैं हजारों लाखों लोगों के साथ मिलकर मैं विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दूं तो क्या होगा, सरकार कोई काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। तो इमरजेंसी के समय में ये टेंशन बहुत ज़्यादा एक्यूट हो गया था, बहुत ज़्यादा इसमें आप कह सकते हो कि सीवियर हो गया था ये चीज़ है कि क्या इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको डिसीजन लेने देना चाहिए, या फिर लोगों के द्वारा जो मूवमेंट हो रहा है उनके हिसाब से डिसीजन होना चाहिए। और दरअसल ये टेंशन कब क्रिएट होता है पता है, ये टेंशन तब क्रिएट होता है जब लोगों के जो एस्पिरेशंस होते हैं, लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो फुलफिल नहीं होते, लोग जो चीज चाहते हैं वो फुलफिल नहीं होता है, तभी ना लोग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तभी ना लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये चीज़ है, ये चीज़ समझ में आती है हम लोगों को एज ए लीगेसी के तौर पर इमरजेंसी का। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इस पूरे वीडियो को एक वन शॉट में ही ख़त्म कर लिया है। एंड मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग रनिंग नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बना रहे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी जो नोट्स है उसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से एकदम फ्री में नोट्स है, लेकिन प्रीमियम नोट्स है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और एज अ रिविजन मटेरियल उसको यूज़ कर सकते हो एग्जाम से पहले। ठीक है। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इवन कि मैं आपको बता दूं कि नोट्स को आप ना प्ले लर्नर एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है प्ले लर्नर एप्लीकेशन, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई 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 जो चैप्टर है उसमें दिक्कत है आपको आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स को पे भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। आपके साथ प्ले लर्नर की पूरी टीम है, और हम ये आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम हासिल करें
और आपकी हर एक प्रकार की सहायता के लिए पूरी टीम हाजिर है। और इस वीडियो को देखने के लिए और पढ़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।